अमर, कंपटीशन की तैयारी करने के लिए तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि इंग्लिश पढ़नी चाहिए? इंग्लिश पूछी जाती है वो अलग बात है, लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि पढ़ना चाहिए? इंग्लिश वीक है कि मंथ है? नहीं, इंग्लिश वीक है या मंथ है? यार, अबे हिले हुए, इंग्लिश वीक है, तुम वीक हो? नहीं, इसको बोलने दो। हाँ अमर, हाँ इंग्लिश में तुम वीक हो, ये ठीक है ना? हाँ, तो हमें किस पे काम करना है? मतलब कमजोर तुम हो और काम करना है इंग्लिश पे, है? मतलब जबरदस्ती उसको दवा खिला रहे हो, जो कि ठीक है, और जिसको दवा खानी है, जिसको इंजेक्शन लगना है, वो भाग रहा है। वो कह रहा है प्रॉब्लम मुझे कुछ नहीं है, इसको इंजेक्शन लगाओ मेरे साथ जो आया अटेंडेंट, हाँ ये कह रहे हो। पता ही है, बात छोटी सी है, लेकिन जब से मैंने इंग्लिश पढ़ाना शुरू किया, ठीक है, या जब से जो भी है, आज भी मैं देखता हूँ ना, तो बच्चे यही बोलते हैं कि इंग्लिश वीक है। क्या तुम्हें लगता नहीं कि कहीं ना कहीं पे ये एक मतलब टाल मटोली वाली बात है कि हम अपनी कमी किसी दूसरे पे डाल रहे हैं? इंग्लिश वीक हो सकती है क्या? बिल्कुल भी नहीं हो सकती। देखो पता है क्या, इस क्लास में इस समय कितने लोग हैं? अबे मौज लेगा फिर चपकाऊंगा भी। यहां पर एक मैं हूं जो पढ़ाऊंगा, एक तुम लोग हो जो पढ़ोगे, और एक सब्जेक्ट जिसको हम लोग पढ़ेंगे, मतलब ठीक है, ऐसे मैं हूं, तुम लोग हो, और ये हमारा सब्जेक्ट है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे, जो भी करेंगे। अब यहां पे देखने वाली बात है कि हु द प्रॉब्लम लाइज विद, प्रॉब्लम किसके साथ है यहां? भाई देखो, मौज में तो कोई आएगा नहीं पर्सन, सर्दी का मौसम है, अगर हम लोग अपने घर से निकल कर यहाँ पर आए हैं, चलो मेरा तो खैर एक वजह है आने की, ठीक है लेकिन तुम लोग ऐसे तो आओगे नहीं, ठीक है, ऐसे ही फीस जमा नहीं करोगे, ऐसे ही परेशानी नहीं उठाओगे। सीखने में परेशानियां भी होती हैं, ठीक है, फिजिकल लेबर करना पड़ता है, मेंटल लेबर भी होता है, ठीक है, तो कुछ तो प्रॉब्लम है ना जिसको हम दूर करने के लिए सब कुछ एफर्ट्स कर रहे हैं। तो वो प्रॉब्लम कहाँ है? मेरे साथ, तुम्हारे साथ, इंग्लिश के साथ? देखो एक चीज तो मैं फॉर श्योर बता सकता हूं कि नो प्रॉब्लम लाइज विद दिस सब्जेक्ट। इंग्लिश के साथ तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। एक चीज हम नहीं माने वो अलग बात है, तुम नहीं मानो, मैं नहीं मानू, वो अलग बात है, दीगर बात है, ठीक है, लेकिन ये तो सबको मानना पड़ेगा कि देयर इज नो प्रॉब्लम विद दिस सब्जेक्ट। द प्रॉब्लम लाइज विद ईदर द टीचर और द लर्नर। यही होती है प्रॉब्लम। भाई अगर या तो प्रॉब्लम यहाँ है या फिर प्रॉब्लम यहाँ है, ठीक है, या तो मुझे शऊर से पढ़ाना नहीं आता है, ठीक है, या फिर आपको शऊर से पढ़ना नहीं आता, ठीक है, ये प्रॉब्लम है। अच्छा, उसमें है क्या कि पहली 2 क्लास तो तुम लोगों को पता ही है डेमो की ही होती हैं, 2 ही होती हैं, ज़्यादा का सोच के भी मत बैठना, पहले बता देता हूँ, बाद में दिमाग खराब करो जाके। 2 ही होती हैं, एक आज और एक कल है। तो जो पहली 2 डेमो की क्लास होती है ना, इसमें मुझे लगता है अगर आप होशियार होगे तो कम से कम ये जान जाओगे कि मेरे साथ प्रॉब्लम है कि नहीं है। मेरे साथ मतलब मेरे साथ, ठीक है, मेरे साथ होगी तो क्या करोगे? फीस जमा कर देगा तब क्यों जमा कर देगा? अगर मेरे साथ प्रॉब्लम है तो भाग जाना। अगर तुम्हें लगता है कि प्रॉब्लम लाइज विद मी, प्रॉब्लम लाइज विद द टीचर और द ट्यूटर, ठीक है, देन सेव योर मनी, अपना पैसा बचाना, ठीक है, और भाग जाना। लेकिन अगर तुम्हें लगे नहीं यार यहाँ प्रॉब्लम नहीं है, ये मामला ठीक है, प्रॉब्लम यहाँ है कुछ, ठीक है, तो फिर अपने पे काम करना, ठीक है, फिर अपने पे काम करना, फीस जमा करवाने, जो भी करना, ठीक है, लेकिन तब अपने पे काम करना। तो आज की जो हमारी क्लास है ना, मतलब डेमो की जो क्लास है, कल भी होगी फिलहाल में, तो आज की और कल की क्लास में ना हमें यह पता करना है कि वेयर डज द प्रॉब्लम लाई, कि समस्या है कहाँ। समस्या को ढूंढना बहुत बड़ी बात होती है। एक अक्सर प्रोवर्ब मैं कोट करता रहता हूँ अपनी क्लास में, अ प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड इज अ प्रॉब्लम हाफ सॉल्व्ड। अ प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड इज अ प्रॉब्लम हाफ सॉल्व्ड। अगर हम ये पता कर लें कि प्रॉब्लम क्या है तो हमने आधी प्रॉब्लम दूर कर ली। हमारे साथ दिक्कत ये कि हम ये नहीं पता लगा पाते हैं बहुत बार, ठीक है, कि प्रॉब्लम है कहाँ। प्रॉब्लम सिखाने वाले के साथ थी, सीखने वाले के साथ थी, कि इंग्लिश के साथ थी, और हम किस चीज़ का सोल्यूशन ढूंढ रहे थे हमें पता नहीं। हम किस चीज़ का सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं हमें ये नहीं पता। बस हम पैसा लेकर आते हैं, कोचिंग ज्वाइन करते हैं, नोट्स बनाते हैं, किताबें पढ़ते हैं, पेपर देते हैं, फिर कोचिंग लेते हैं, फिर पैसा देते हैं, अब फिर नोट्स बनाते हैं, फिर सब यही करते रहते हैं। एक्चुअल में एक बार थोड़ा सा टाइम निकाल के ये भी ढूंढ लो कि क्या है जिसको तुम पाने के लिए सब एफर्ट्स कर रहे हो। ऐसा है क्या जिसके लिए फीस जमा करते हो? ऐसा है क्या जिसके लिए मुखर्जी नगर आते हो? ऐसा है क्या जिसके लिए कोचिंग लेते हो? कम से कम पता रहेगा तो उसको ढूंढ तो लोगे, पता तो चलता रहेगा भाई जिस काम के लिए हम आए वो काम हो रहा है। एक रेफरेंस तो होना चाहिए ना हमारे पास स्टैंडर्ड का, नहीं तो हम कैसे जान पाएंगे? अमर,
एक छोटी सी चीज और पूछूंगा, मुझे तुम होशियार लग रहे हो इसलिए पूछ रहा हूँ, झाड़ पे नहीं टांग रहा, सही में शकल से तो लगी रहो। जिस आदमी के बाल कम नजर आए मैं उसे होशियारी मानता हूँ। ठीक है। अमर, आज तुम डेमो में आए, पहले तो एक बता तू, हाउ डू यू कम टू नो अबाउट मी, तुम्हें पता कैसे चला मेरे बारे में? पेड़ से, फ्रेंड से? हाँ फ्रेंड बता देते हैं, ठीक है। उस फ्रेंड को मेरा धन्यवाद कहना, उसको कहना कि मैंने कहा धन्यवाद, ठीक है। हाँ चलो, तुम डेमो में यहाँ पे अमर क्या ऐसा देखोगे जो तुम्हें मिलेगा तो तुम एडमिशन ले लोगे? बौड़म हो क्या? अभी नहीं पता, फिर कब पता चलेगा तुम्हें? क्या आदमी है यार। पवन, अभी रुक जा, तेरे को पकड़वाता हूँ। पवन, चाय मंगवाना भाई एक पवन से, अभी रुक जा। अमर का पड़ोसी क्या नाम है? हाँ लितेश, लितेश पटेल, दिल्ली। रितेश, हाँ ठीक है। रितेश एक चीज बताओ, डेमो में तुम यहाँ पे क्या ऐसा ढूंढने बैठे हो कि जो तुम्हें अगर मिलेगा तो तुम सोचोगे चलो भाई यहीं पढ़ना है, पैसे जमा कराओ? पहले बता दोगे तो मैं उस हिसाब से कर लूंगा ना काम। अच्छा, मैंने पढ़ाया और तुम्हें समझ में आ गया तो तुम अपना जेब कटा लोगे, ये कह रहे हो? यही समझूं जो तुमने कहा है कि मैंने पढ़ाया तुम्हें समझ में आया तो तुम एडमिशन ले लोगे, ऐसा मानू रितेश? बहुत शाबाश। देखो यहाँ पे रितेश, मैंने लिखा ही आर हैप्पी, और ही के साथ में आर गलत होता है, इज लिखा करो, ठीक है। ही है, शी है, इट है, इसके साथ में इज लिखा करो। वी है, यू है, दे है, इनके साथ आर लिखा करो। आ गया समझ में? जाओ फीस जमा कराओ जाके। क्या बौड़म आदमी हो यार। मतलब हमें ये नहीं पता कि व्हाट इज लर्निंग। हमें लगता है कि वो कह दे और हमें समझ में आ जाए, बस वही सीखना है। अरे समझ में, मैंने कहा तुम्हें समझ में आ गया, लेकिन वो काम करने क्या करोगे? दैट इज नॉट व्हाट यू आर लुकिंग फॉर यार। तुम जो कंपटीशन की तैयारी करने आओ इसमें तो ये काम नहीं आएगा ना। अगर मान लो किसी का लेवल ये है कि उसको ये नहीं पता कि ही के साथ ये जाता आ रहा था, तो तुम उसको सिखा के भी क्या झंडे कटवा दोगे? तो मैं फिर से तुमसे कह रहा हूं कि फर्स्ट फाइंड आउट द प्रॉब्लम, कि तुम्हारी समस्या क्या है, तुम ढूंढ क्या रहे हो? तुम क्या ये ढूंढ रहे हो कि मैं समझाऊंगा तुम्हें समझ में आ जाएगा तो तुम एडमिशन ले लोगे? ऐसे तो मैं तुम्हें भी 9वीं 10वीं की मैथ पढ़ाना, इंग्लिश पढ़ाने लग जाऊं और सब आसान वाला पढ़ाने लग जाऊं, सब समझ में आएगा, लेकिन उससे क्या तुम्हारा फायदा होने जा रहा है? मैं जो कहना चाह रहा हूं, क्या हमें यह पता कि हम करने क्या बैठे हैं? मुझे तो पता कि मैं क्या करने आया, मैं तो भी शुरू कर दूंगा, लेकिन मैं एक बार तुमसे जानना चाहता हूं कि तुम्हें भी पता कि तुम क्या करने आए हो, कि बस मुंह उठाया और आगे? क्या पता है तुम्हें कि आए क्यों हो? ठीक है। तो रितेश ने कहा कि नहीं आप पढ़ाओगे समझ में आ जाएगा तो एडमिशन करा लेंगे। अरे बेवकूफ आदमी है क्या? तुम ये तो देखो कि काम का पढ़ाया बेकाम का पढ़ाया। ये मैं तुम्हें पढ़ा दूं तुम एडमिशन ले लो, इसमें तुम्हारा क्या फायदा है? रितेश फिर से क्वेश्चन वही, तुम क्या यहां पे डेमो में ऐसा देख रहे हो जो तुम्हें मिलेगा तो तुम एडमिशन लोगे? मैं केवल तुम्हें गोल देना चाहता हूं पहली क्लास में, ठीक है। होना तुम्हारे पास खुद चाहिए क्योंकि लर्नर तुम हो, लेकिन मुझे पता है कि हमारे लर्नर्स इतने वेकेंट है नहीं कि उन्हें ये पता हो कि लर्निंग क्या होती है, ठीक है, लर्निंग हम किस लिए करते हैं। तो मैं तुम्हारे साथ में 2-4-5 बातें डिस्कस करके तुम्हें एक टारगेट देना चाहता हूं, ठीक है। रितेश का पड़ोसी अभय शुक्ला, हाँ अभय ये बताओ तुम क्या ऐसा क्लास में ढूंढ रहे हो आज जब मैं पढ़ाऊंगा, तुम ऐसा क्या यहाँ पे नोटिस कर रहोगे, ढूंढ रहोगे जो तुम्हें अगर मिल जाएगा तो तुम एडमिशन ले लोगे? तुम एडमिशन लोगे? मतलब तुम लो ही लोगे एडमिशन, ये कह रहे हो क्या? चुप रहो, चुप हो जाओ। क्या कह रहे हो अभय शुक्ला? तुम पहले से सोच के आओगे एडमिशन यहीं ले लोगे हमारे यहाँ? अरे वाह, तुम फिर ज्यादा ही बड़े वाले हो, आदमी हो यार। ऐसे क्यों, इतनी जिद क्यों? भाई धन्यवाद बहुत ज्यादा, इतना भरोसा मुझ पे करते हो, लेकिन ये भरोसा डुबो देता है, ठीक है। विश्वासघात कब होता है? जब विश्वास होता है। तो विश्वासघात तब होता है जब पहले हम विश्वास करें। अबे ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि तुम पता नहीं मुझ पे इतना क्यों भरोसा कर रहे हो कि तुम यहीं पढ़ोगे, चाहे डेमो हो, चाहे बात समझ में आए, चाहे ना समझ में आए, चाहे अच्छी लगे चाहे ना लगे। और मैं तुम्हारे से भरोसे की कदर करता हूँ, और वास्तव में आज अगर ऐसा हूं ना जैसा हूं, तो तुम्हारे जैसे बच्चों की वजह से ही हूं कि जो मुझ पर इतना अटूट भरोसा करते हैं। मैं भी समझ रहा हूँ कि अगर इतना बड़ा कह रहे हो तो तगड़े रिकमेंडेशन होगा। खैर फिर भी मैं कहता हूँ कि अपने आप सोचा समझा करो यार, इतना मत क्या करो। हमारी जो टीचिंग व्यवस्था है ना, मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज बताऊं,
ये बेमतलब में ना अंधभक्ति के चक्कर में पिट गई व्यवस्था हमारी। हमारे यहाँ की जो टीचिंग है, लर्निंग है, ठीक है, ये इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं। इसकी वजह पता क्या है? इसकी वजह ये कि इसमें डिवोशन बहुत ज्यादा है, भक्ति बहुत ज्यादा है, नाजायज भक्ति है। लॉजिक है कम, रैशनैलिटी कम है, समझ कम है, भक्ति बहुत ज्यादा है। गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर ब्रह्मा, और सब ऐसे। भैया आजकल के गुरु नहीं होते ऐसे, वो गुरु दूसरे थे जिनके लिए बात कही गई थी। हम लोग आज के मतलब मॉडर्न टाइम के लोग हैं, ठीक है, हम सामने कुछ होते पीछे कुछ होते हैं। तो हम में इतनी ज्यादा भक्ति कर लोगे तो जेब कटा लोगे अपनी। तो थोड़ा सा ना लॉजिक का अपना यूज करो। बेमतलब की श्रद्धा अच्छी नहीं होती है। श्रद्धा आए किसी के काम करने से तो अच्छी बात है। किया ध्यारा कुछ नहीं उसने, केवल हमने पहले से श्रद्धा पाल ली तो हम सीख भी नहीं पाएंगे। थोड़ा सा ना ऑलवेज डिमांड लॉजिक, मतलब कि श्रद्धा अच्छी नहीं, तुम डिमांड करो लॉजिक, मैं फोकस करूंगा काम करने से तो अच्छी बात। ये मतलब कि श्रद्धा हमें किया ध्यारा कुछ नहीं उसने, केवल हमने पहले से श्रद्धा सीखने सिखाने वाले वो लॉजिक पे काम करने, उसका श्रद्धा भक्ति से क्या लेना देना यार। तुम डिमांड करो, वो जो कहेंगे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, उस समय के गुरु का लेवल वो हुआ करता था, वास्तव में उतने ऊंचे हुआ करते थे कि उनके लिए सारी सिखाने वाली थी। आज के समय में ऐसा नहीं है, तुम सब लोग जानते हो, सब चेपे हुए बैठे हुए, वो जो कहेंगे गुरु, सबको किसी न किसी ने एक आधा बार चेपा ही होगा, ठीक है, फिर भी तुम्हारी भक्ति नहीं खत्म होती है। लॉजिक डिमांड करो, लॉजिक नहीं है, भक्ति अपने आप आए अंतर्मन से तो बहुत अच्छी बात है। सबको अदरवाइज बेमतलब आधा बार चेपा ही होगा, ठीक है, गुरु घंटा तुम्हारी भक्ति नहीं खत्म होती है, ठीक है, लॉजिक डिमांड करने वाले ज्यादा है। खैर मैं नहीं उठाऊंगा, मैं बुरा मान बात हुई, लेकिन मैंने उठाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि लॉजिक पे काम करो। ये बेमतलब की श्रद्धा जो होती है ना बैठी है, हम सीखें समझें आगे बढ़ें, ठीक है, फिर धीरे धीरे गुरु पे खुद ही भरोसा हो जाएगा, खुद ही डिवोशन हो जाएगा, वो अच्छा लगेगा। लॉजिक पे काम पहले से तो खैर एक क्वेश्चन और किसी से पूछूंगा। डेमो में तुम यहाँ पे क्या ऐसा देख रहे हो जो तुम्हें मिल जाएगा तो तुम एडमिशन ले लोगे? मिर्ची लग गई। जो मेरी इंग्लिश की रिक्वायरमेंट, एक चीज बता दूं, अब है पीछे बैठा है, दूर है, तुम हो रेंज में, उसने तो कुछ भी बोल दिया चल गया, तुम होश में बोलना। धमका नहीं रहा हूं, बस चेतावनी है। तुम यार आए क्यों यहाँ पे? छोड़ो सारी बात, तुम आए क्यों आज मेरे पास, ये बताओ। डेमो की क्लास में आके मेरे क्यों बैठ गए? इंग्लिश सीखने आए हो? चलो बढ़िया। सीखना किसे कहते हैं भाई? तुम इंग्लिश सीखने करेंगे 2 हफ्ते बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, हमें ये पता कैसे चलेगा कि हम सीखे या सिखाए? तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए व्हाट द लर्निंग इज, कि भाई लर्निंग है क्या। तभी तो हम जान पाएंगे 2 महीने बाद कि हमने सीखा या नहीं सीखा। तभी तो हम जान पाएंगे हमें सिखाया गया कि नहीं सिखाया गया। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि लर्निंग है क्या। तो तुम कैसे आज से 2 महीने बाद या 3 महीने बाद ये जान पाओगे कि मैंने तुम्हें सिखाया और तुमने मुझसे सीखा? ये पता कैसे करोगे? तुम्हें पता भी है लर्निंग क्या है? बताओ एक बार। तो तुम कैसे आज से 2 महीने बाद या 3 महीने बाद ये जान पाओगे कि मैंने तुम्हें सिखाया और तुमने मुझसे सीखा? ये पता कैसे करोगे? तुम्हें पता भी है लर्निंग क्या है? बताओ एक बार। तो तुम कैसे आज से 2 महीने बाद या 3 महीने बाद ये जान पाओगे कि मैंने तुम्हें सिखाया और तुमने मुझसे सीखा? ये पता कैसे करोगे? तुम्हें पता भी है लर्निंग क्या है? बताओ एक बार। मुस्कुरा मत, बता दे। डेमो की क्लास में क्या ऐसा देख रहे हो अगर तुम्हें मिलेगा तो 3 महीने बाद ये जान पाओगे कि मैंने तुम्हें सिखाया और तुमने मुझसे सीखा? टीचर को कैसे करोगे? मुस्कुरा मत, बता दे। डेमो की क्लास में क्या ऐसा देख रहे हो अगर तुम्हें फिर तो एडमिशन नहीं लेगा, भाग जाएगा। ठीक है, टीचर को कैसे करोगे? टीचर ऐसे क्या देखता है? मुस्कुरा मत, बता दे। डेमो की क्लास में क्या ऐसा देख रहे हो अगर तुम्हें फिर तो एडमिशन नहीं लेगा, भाग जाएगा। ठीक है, टीचर को कैसे करोगे? टीचर ऐसे क्या देखता है? मुस्कुरा मत, बता दे। लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसके बाद पूछूंगा। डेमो की क्लास में क्या ऐसा मतलब एम लेकर आए हो कि अगर तुम्हें लगा कि हाँ ये एम फुलफिल हो रहा है तो फिर तुम एक डिसीजन पॉजिटिव लो। लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसके बाद पूछूंगा। डेमो की क्लास में क्या ऐसा मतलब एम लेकर आए हो कि अगर तुम्हें लगा कि हाँ ये एम फुलफिल हो रहा है तो फिर तुम एक डिसीजन पॉजिटिव लो। लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसके बाद पूछूंगा। क्या करना है? डेमो की आंसर तो पता चलिए गया अपना। एम लेकर आए हो कि अगर तुम्हें लगा कि हाँ ये एम फुलफिल हो रहा है तो क्या तुक्के में बुराई होती है? लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या करना है? डेमो के लिए आंसर तो पता चलिए गया अपना। टीचर को खुद ही ना पता हो लॉजिक क्या है तो तुक्के तो मरवाएगा। तो क्या तुक्के में बुराई होती है? अगर पढ़ाने वाले को खुद ही ना पता हो लॉजिक क्या है तो तुक्के तो मरवाएगा। आंसर तो पता चलिए गया अपना। टीचर को खुद ही ना पता हो, फीडबैक लेकर आए मेरे को तो मरवाएगा। देखो मैं पता ही है
ये हालांकि मैं तुम लोगों से सुनना चाहता था, लेकिन चलो ठीक है, फिर भी मुझे लगता है कि तुम लोग भावनाएं सही है, थोड़ा सा शब्द उसको नहीं दे पा रहे थे, ठीक है, मैं शब्द दे देता हूँ। देखो मैं पता है को ये अगर मैं तुम्हारी जगह रहना चाहता हूँ, डेमो लेने जाऊँ, फिर भी मुझे लगता है कि तुम लोग जाके ना, अगर मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ जैसे कि तुम लोग पा रहे थे, ठीक है, मैं जाके वहाँ पे दो चीजें ढूंढूंगा। देखो मैं पता है, एक तो जो लोग पढ़ा रहे हैं, तुम्हारी जगह पढ़ाया जा रहा है, फिर भी मुझे लगता है कि तुम लोग जाके क्या है, अगर मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ जैसे कि तुम लोग पा रहे थे, मुझे लगता है दो ही चीजें काम दे देते हैं, ठीक है, अच्छा लगे तो तुम हमें यहाँ मिला देना, नहीं समझ में आया तो अपना मानते रहेंगे हमारे। तो एक तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि व्हाट इज बीइंग टॉट और व्हाट इज बीइंग डिस्कस देयर, इज दैट व्हाट वी नीड, ये वही है जिसकी हमें जरूरत है। भाई मान लो जैसे इस बच्चे ने कहा कि आपने पढ़ाया हमें समझ में आ गया तो हम एडमिशन ले लेंगे, अरे क्यों तुम एडमिशन ले लोगे, तुम ये तो देख लो तुम्हारे काम का है कि नहीं है। पढ़ा दिया कुछ और, तुम्हें बहुत अच्छा लगा, पेपर वाले दिन गए, तुमने कहा भाई पेपर कहां से छप के आ गया, इसमें तो कुछ नहीं आया पड़ा हुआ, तो फिर क्यों तुम वहां पे टाइम खराब करते रहे। तो मैं जो कहना चाहता हूं वो ये है कि हमें ये चेक करना चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम सीख रहे हैं, भाई सेल्फ स्टडी कर रहे हो, कोचिंग ले रहे हो, उससे मतलब नहीं है। ये तो पता होना चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं क्या वही रिलेवेंट है, ये वो है जिसकी हमें जरूरत है, यही वो है जो हमारे काम आएगा। कि हमने मेहनत बहुत की, दिन रात खूब पढ़ाई की, लेकिन वो कुछ पढ़ लिया जो जरूरत नहीं था, ठीक है, फिर पेपर वाले दिन गए तो हमने वहां पे देखा अभी क्वेश्चन कहां से आ गए, ये तो कभी हमने पढ़े नहीं, एक चीज। दूसरा मेथड, कि जिस तरीके से चीजें पढ़ाई जा रही हैं, डिस्कस की जा रही हैं, इज दैट इफेक्टिव वे, क्या ये तरीका इफेक्टिव है। जब हम साल बाद, 6 महीने बाद, 4 महीने बाद पेपर देंगे, क्या उस दिन तक ये बातें हमें याद रहेंगी कि यार तो हमने नारा लगा लिया 3 बार रट के और ये कल हमारे दिमाग से निकल जाएगा। आई से लुक फॉर जस्ट 2 थिंग्स यार, मैं केवल 2 ही चीजें ढूंढूंगा। एक है कि जो पढ़ा रहे हैं क्या ये भी मेरे काम की चीज है, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं लेकिन मेरे काम का नहीं, मैं क्यों पढ़ूं, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, पेपर वाले दिन तक याद रहेगा 4 महीने बाद, कि पता चले अगले हफ्ते गायब। तो इज द लर्निंग इफेक्टिव, ठीक है, और व्हाट द कंटेंट इज बीइंग टॉट इज रेलिवेंट। अगर कंटेंट रेलिवेंट है और टीचिंग इफेक्टिव है तो बस दैट इज ओके, एवरीथिंग, तो हर एक चीज ठीक है, फिर क्या फर्क रह जाता है, ठीक है। रह गई एक बार लर्निंग की, जो इनसे अभी पूछी थी कि भाई लर्निंग जैसे है कि तुम कैसे असेस करोगे कि तुमने यहाँ पे सीखा है, मैंने तुम्हें सिखाया, तुम जानते क्या लर्निंग के बारे में, तुम्हें कैसे पता लर्निंग किसे कहोगे, तो ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना। मैं ऐसे बता देता हूँ जो मुझे डेफिनेशन इसकी सबसे अच्छी लगती है, जिस तरीके से मुझे लगता है इसको डिफाइन करना चाहिए। इट इज अ चेंज इन वंस बिहेवियर। लर्निंग जो होती है ना, वो हमारे बिहेवियर में आया हुआ एक ऐसा चेंज होता है दैट इज कॉज्ड बाय सम एक्सपीरियंस, दैट इज कॉज्ड बाय सम एक्सपीरियंस। जैसे मैंने मान लो तुम्हें कुछ बताया, या तुमने नेट पे कुछ पढ़ा, या बुक में तुमने कुछ पढ़ा, ठीक है, तो वो जो तुम्हारा एक्सपीरियंस रहा, जैसे किसी ने बता दिया, मूवी में देखा या बुक में पढ़ा, किसी भी तरीके से तुम्हें कोई एक्सपीरियंस हुआ, और उस एक्सपीरियंस से नेक्स्ट टाइम के लिए तुम्हारा बिहेवियर चेंज हो गया, देन यू हैव लर्न, तो फिर तुमने सीखा। अदरवाइज पता चला हमने कोचिंग ली, लेकिन हम पहले तुक्का मारते थे कोचिंग लेने से और बाद में भी तुक्का मार रहे हैं, तो इसका मतलब हमने सीखा साखा कुछ नहीं, बाकी जो भी किया। तो अगर ये जो बात कही थी ना वो सही थी तुम्हारी, कि अगर हमें लगे कि हमारे अंदर चेंज हुए, ठीक है, हमारी अप्रोच बदली है, चीजों को देखने की नजरिया बदला है, मतलब कुल मिलाकर सीखना पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं आपको बताता हूं, क्वेश्चन आंसर सीखना बिल्कुल नहीं होते। क्वेश्चन आंसर्स तो बुक्स में, नेट पर, सब जगह भरे पड़े हैं, कितने ही हैं, सुबह से बैठो शाम तक याद करो मन भर के। एक्चुअल में क्वेश्चन आंसर को छोड़ के जो भी बचता है ना, वही सीखने वाली चीज है। अब तुम देखो क्या बचता क्या भाई, अगर हम क्वेश्चन छोड़ दें, आंसर छोड़ दें, फिर कुछ बचा, और अगर कुछ बचा तो वही सीखना है हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप करना है, चीजों को देखना है, नजरिया डेवलप करना है। क्वेश्चन आंसर याद करना सीखना नहीं है, वो तो बुक्स में लिखे बैठे हैं, उनके लिए टीचर की कोचिंग की जरूरत थोड़ी पड़ती है, वो तो घर पे लो, पढ़ लो सुबह से लेकर शाम तक। हमें चाहिए ये कि हमारा देखने का नजरिया डेवलप हो, चीजों को हम जिस तरीके से देखते हैं उसमें कुछ धुंधलापन है, चीजें आधी अधूरी सी हैं, ठीक है, वो क्लियर हो जाए और साफ नजर आए। तो अगर तुम्हें ये लगे कि हाँ भाई हम क्लास में आए और क्लास से गए, हमारा बैच शुरू हुआ और हमारा बैच खत्म हुआ, उसके बाद जब हम आए थे और जब हम जा रहे हैं तो हमें डिफरेंस हुआ, तो फिर हम सीख के जा रहे हैं। लेकिन अगर लगे कि नहीं, जब हम कोचिंग लेने आए थे तब भी हम तुक्के मार के पेपर किया करते थे, ट्रांसलेशन करके मीनिंग निकाल के किया करते थे, आज भी वैसे ही कर रहे हैं कोचिंग लेने के बाद, तो फिर हमने सीखा साखा कुछ नहीं भाई, फिर हमने जो भी किया लेकिन सीखे नहीं, ठीक है। तो ये कुछ 2-4 छोटी छोटी बातें हैं, इनको ध्यान रखना। और वो बात ध्यान रखना है कि अ प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड इज अ प्रॉब्लम हाफ सॉल्व। जब हम किसी समस्या को पता कर लेते हैं ना समस्या क्या है, तो वो आधी समस्या दूर हो जाती है। हमारे साथ जो ज़्यादा टाइम हमें लग जाता है ना चीज़ों को सही करने में, सही करने का मतलब है इंग्लिश सीखना, मैथ सीखना, कुछ भी सीखना, अगर ज़्यादा समय लगता है ना तो इसकी वजह यही होती है कि अभी हम प्रॉब्लम के आसपास नहीं है, अभी हमें पता नहीं प्रॉब्लम है क्या, ठीक है। चलो खैर, काफ़ी बातें हो गई। अब हम शुरू कर देते हैं अपनी क्लास। इंग्लिश को देखना कैसे।
एग्जाम्पल्स डिस्कस करते रहेंगे, उसी के साथ नई नई बातें आती रहेंगी, तो मैं आपके साथ डिस्कस करता रहूँगा, समझाता रहूँगा। अब फिर से ध्यान देना, ज़्यादा सीरियस मत लेना आज की क्लास को, बस ये देखना क्या प्रॉब्लम किसके साथ है। मैंने कहा प्रॉब्लम दो ही के साथ होती है, या तो ट्यूटर के साथ या लर्नर के साथ, सब्जेक्ट के साथ तो होती नहीं कभी, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि ट्यूटर बड़ा इफेक्टिव होता है, लर्नर उतना इफेक्टिव नहीं होता, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि लर्नर बहुत इफेक्टिव होता है, ट्यूटर उतना इफेक्टिव नहीं होता। कोई आदमी बेचारा बदकिस्मत होता है, वो दोनों इफेक्टिव नहीं होते, ठीक है, और लर्नर भी नहीं है, ठीक है, तो वो दोनों का काम हो जाता है। तो आज की क्लास में तुम्हें कुछ जज नहीं करना है, बस इतना अपना देखना है कि वास्तव में चीज़ें दिमाग में जा रही होंगी तो अपने चिंता नहीं करना, बैठे रहना, बाकी सब मैं देख लूँगा। हमने यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा, ही इज सच अ मैन हु नेवर टेल्स लाइज। कोई भी बच्चा जिसको लगता है वो आंसर बताएगा, बता दे। मतलब हम केवल शुरुआत कर रहे हैं, कोई इसमें ऐसा नहीं तुम गलत बता दोगे तो कोई सजा मिल जाएगी, सही बता दोगे तो कोई पुरस्कार मिल जाएगा, कुछ नहीं है। हमें केवल बस ये है कि हम इंग्लिश को कैसे देखेंगे, 3 महीने जो हमारा बैच चलेगा उसमें हम कैसे चीज़ों को डिस्कस करेंगे, क्या हमारे तरीके होंगे, क्या हमारे मतलब अप्रोच होगी, बस वो हमें आज सीखना है। तो कहीं से भी शुरुआत कर दो, सही या गलत से कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा। आंसर दे दो। हाँ, लाइक कहाँ पर लाइक? हाँ, लाइक क्यों लिखोगे बच्चे? लाई आएगा ना, कैसे पता चला? हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो, ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि लाइस की जगह लाई आएगा, लेकिन मैं एक बार जानना चाहूंगा ऐसा क्यों? ऐसा नहीं कि तुमने कहा मैंने मान लिया, मैंने कहा तुमने मान लिया। मैंने कहा ना कि एग्जाम्पल्स होते हैं ना, असल में मीडियम होते हैं। अगर कोई एग्जाम्पल नहीं तो आप डिस्कस करोगे क्या? एक छोटी सी बात बताता हूँ, हालांकि मैं बहुत बार वैसे बताता रहता हूँ, मेरे सर ने कही थी, ये क्रेडिट मुझे नहीं देना, ठीक है। हालांकि उन्होंने जब कही थी ना, तब मैं छोटी क्लास में पढ़ता था, समझ में मुझे उनकी बात तब आई नहीं, ठीक है। तो आज इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, आ गई होती तो पता नहीं मैं कहाँ होता, लेकिन खैर चलो, बाद में समझ में आ गई। बाद में समझ में आ गई तो मैंने उसको अपनी टीचिंग में अप्लाई किया, तो मुझे भरपूर फायदा उसका मिलता है। वो ये कहा करते थे 100% क्लैरिटी मीन सक्सेस। जब हम छोटी क्लास में 9th 10th में कभी पढ़ते रहे होंगे, ठीक है, तब हमें समझ में नहीं आता, हमें लगता है अबे ये तो ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, टसन दिखा रहे हैं, अपना फिलॉसफी झाड़ रहे हैं बच्चों पे। लेकिन वो सही कहा करते थे, वो हमारा लेवल नहीं था कि हम उन्हें समझ लेते उन दिनों। बाद में समझ में आया कि बात तो सर ने बहुत गजब कही थी, ठीक है, कि 100% क्लैरिटी मीन सक्सेस। अगर आप सफल होना चाहते हैं किसी भी काम में तो आपका टारगेट ये होना चाहिए। ये क्या मतलब? यहाँ से 100% क्लैरिटी। जनरली लोग वही असफल होते हैं जिनको ये नहीं पता होता कि वो क्या कर रहे हैं, ठीक है, और वो फेल हो क्यों रहे हैं, मतलब दे डोंट नो, उन्हें पता ही नहीं है। तो अगर हम अपने काम को लेकर क्लियर नहीं है, उसके हमें प्रोज एंड कॉन्स नहीं पता, उसका हमें पूरा सिस्टम नहीं पता, ठीक है, तभी हम फेल होते हैं। जो आदमी अपने काम को 100% क्लैरिटी से समझता है वो फेल नहीं होता। तो हमारा सिंगल फोकस होना चाहिए किसी भी काम में क्लैरिटी, और वो भी इस लेवल के 100%, ठीक है। मतलब भले अचीव ना कर पाओ लेकिन उसके लिए एफर्ट्स तो होनी चाहिए, ठीक है। परफेक्शन अचीवमेंट नहीं हो सकता लेकिन एफर्ट्स तो हो ही सकते हैं ना, एफर्ट तो करने चाहिए परफेक्शन के लिए। तो ये जो आंसर आते हैं ना, जैसे इस बच्चे ने आंसर दिया कि यहाँ पे आएगा लाइक, किसी ने हो सकता है किसी के दिमाग में और भी होगा, बहुत से भी शर्मा रहे, 1-2 दिन में इनको देखो मैं खींचता हूँ, ठीक है, तो इनकी शर्म हया उतारता हूँ। तो अभी ये बहुत से हैं अपना अलग अलग सोच रहे होंगे। ये पता क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि इनके पास कोई क्लैरिटी नहीं है, ये किसी भी चीज़ को लेकर क्लियर नहीं है। किसी पर्टिकुलर एग्जाम्पल से मिलता जुलता नहीं एग्जाम्पल लग गया होगा, इनको जो मन में आया इन्होंने बोल दिया। अब सबसे पहले तो देखो मैं इसी का आंसर दे देता हूँ। ये पता पढ़ाने का तरीका अच्छा क्यों होता है? जब हम किसी से पूछते हैं ना, अब फिर पढ़ाते हैं। देखो मैंने तो क्वेश्चन लिखा, मुझे तो पता है कि मैंने एक गड़बड़ी से मैं कर दी है, मैंने सेंटेंस में कुछ गलत कर दिया है, ठीक है, और वो जो गलती मैंने कर दी है वो मैं समझाऊंगा भी, सिखाऊंगा भी, बताऊंगा भी। लेकिन मैं चाहता हूं एक बार जरा ये भी तो देख लूं कि तुम्हें और क्या क्या दिख रहा है। एक तुमने अगर देखा हो, देखा क्या सुना होगा, जैसे द्रोणाचार्य जो थे वो कौरवों के और पांडवों के दोनों के गुरुजी थे, ठीक है, दोनों को सिखाते थे। तो उन्होंने एक दिन सोचा कि बहुत दिन से इन ससुर सिखा रहे हैं सबको, लाओ एक टेस्ट ले। तो उन्होंने सबको बुलाया और उन्होंने पेड़ पे एक नकली चिड़िया रख दी और उन्होंने बुलाया, क्या नाम, सबसे पहले युधिष्ठिर ही मुझे लगता है सबसे बड़े थे दोनों साइड में। तो युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर लो धनुष और वो
तीर उठाओ और इसका निशाना लगाओ। तो युधिष्ठिर ने अपना उठा लिया, ठीक है, और पोस्टर बना लिया निशाने लगाने का। तो उन्होंने द्रोणाचार्य जी ने पूछा कि क्या दिख रहा है युधिष्ठिर तुम्हें? युधिष्ठिर तो तुम्हें पता ही होगा सत्यवादी थे, ओवर एक्टिंग, ठीक है। तो युधिष्ठिर बोले गुरुजी हमें आपके चरण दिख रहे हैं। मैंने कहा ना वही श्रद्धा, जब पढ़ाई का काम है तो तुम श्रद्धा का क्या कर रहे हो यार, पढ़ना लिखना लॉजिक का काम है, तो उसमें श्रद्धा घुसेड़े पड़े बेच। तो उसने कहा सर हमें आपके चरण दिख रहे हैं, आकाश दिख रहा, वृक्ष दिख रहा, टहनियाँ दिख रही। तो उन्होंने कहा तुम वापस आ जाओ। वो बुला लिया उसको, नहीं तुम नहीं शूट नहीं करना, ठीक है। दुर्योधन को बुलाया, तुम्हें क्या दिख रहा? उसने कहा हमें पेड़ दिख रहा, पक्षी दिख रहा, दुनिया के नाटक दिख रहे। उन्होंने कहा तुम भी वापस आ जाओ। अर्जुन है, अर्जुन से कहा तुम्हें क्या दिख रहा? अर्जुन ने कहा कि मुझे वही दिख रहा, चिड़िया। ही ऑर्डर्ड हिम टू शूट, ठीक है, और उसने शूट कर दिया। अब इससे क्या कहानी से तुम्हें समझ में आया? क्लैरिटी के लिए हमने कहा ना हमारे फोकस, हमारा क्लैरिटी होना चाहिए, हमें क्लैरिटी अपने काम में चाहिए 100%। उसके लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज तुम्हें पड़ेगी ना वो ये पड़ेगी, बिना कंसंट्रेशन के, बिना फोकस के अचीव कोई कुछ नहीं कर पाता। बिखरा बिखरा आदमी कुछ पाता नहीं है। मैं एक बहुत सिंपल और एक बड़े देहाती टाइप के एग्जांपल से तुम्हें बात समझाऊंगा, अगर तुम उसकी ग्रेविटी समझ पाओ। मतलब एग्जांपल पे नहीं जाना, बस ये समझना कि वो बात मैं क्या कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं। एक अब पीस ऑफ पेपर है, एक कागज का पेज है, टुकड़ा है, हमने धूप में डाल दिया, ये गल जाएगा, सड़ जाएगा, जलेगा नहीं, नहीं जलेगा कभी। लेकिन अगर मान लो हमको एक मैग्नीफाइंग ग्लास ले आए, ठीक है, और उससे फोकस करें इस पे, तो ये जल जाएगा, जल जाएगा ना। उसी धूप में ये सड़ गया था, गल गया था, ठीक है, और महीनों सालों पड़े रहने के बाद जला नहीं। लेकिन उसी धूप में फोकस की वजह से ये 5 मिनट में जल गया। तो धूप तो वही है, धूप में पोटेंशियल भी वही है, ठीक है। लेकिन जब हम उसको एक जगह पे कंसंट्रेट कर लेते हैं, फोकस कर लेते हैं, वो सारी एनर्जी एक जगह पे कन्वर्ट हो जाती है, तो वो रिजल्ट दे देती है जल्दी से। अच्छा, बिखरे बिखरे रहते हैं तो पता चला हमारे 5 साल तैयारी करने में निकल गए। जितने में आधा आदमी रिटायर हो जाता है उतने में हमारी तैयारी के साल निकल चुके हैं। ये ऐसा तभी होता है जब हम बहुत बिखरे बिखरे होते हैं और अपने को बांध नहीं पाए होते हैं, ठीक है। तो अगर हम फोकस्ड है ना, तो वो काम जो कई साल में नहीं होता वो 5 मिनट में हो जाता है। तो फोकस और कंसंट्रेशन ना सबसे सुपर चीज होती है। अच्छा, अब दोनों बिल्कुल एक दूसरे के साथ ना आप ये कह सकते हैं कि प्रोपोर्शनल, मतलब होते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, क्लैरिटी और कंसंट्रेशन। आपने देखा जनरली जो बच्चे अच्छे होते हैं ना पढ़ने वाले, वो एक बार बैठ जाएंगे तो 2 घंटे 3 घंटे बाद ही उठेंगे, ठीक है। और जो बच्चा पढ़ाई में कमजोर होगा उसको 15 मिनट में दोस्त की याद आएगी, 30 मिनट में अपना व्हाट्सएप चेक करेगा, 15 मिनट बाद वॉशरूम जाएगा, 30 मिनट बाद चाय पिएगा या सिगरेट पिएगा, जो भी उसका अपना शौक है वो। उसको 3 घंटा बैठना मुश्किल है चैन से, उससे बैठा नहीं जाएगा, खुजली पड़ती रहती है उसको, ठीक है, चैन से नहीं बैठेगा, क्योंकि उसके अंदर कंसंट्रेशन नहीं कि वो बंद पाए, ठीक है। उसको दोस्त याद आएगा, फोन याद आएगा, मैच याद आएगा, तब तक उसको ये याद आएगा कि बीजेपी की इतनी सीट आई एमपी में, चुनाव का रिजल्ट आ रहा है ना आज, ठीक है, मैन ऑफ द मैच कौन बना, वो दुनिया की खोज खबर है उसे, शत्रु को अपने काम की नहीं है, वो पढ़ेगा नहीं क्योंकि उसका कंसंट्रेशन नहीं है। अच्छा, अगर इसी बच्चे को क्लैरिटी हो जाए अपने सब्जेक्ट में तो ये भी बैठ जाएगा, तो फिर बैठ ही जाएगा, 3 घंटे तक ये भी नहीं उठेगा अगर इसको इंग्लिश समझ में आती हो तो। अब हम क्या कहें, कमी बच्चे की है, कमी माननी पड़ेगी, किसी को भी मान लो, लेकिन कमी तो है। अगर ये बच्चा मान ले कि हाँ मेरी कमी है, ठीक है, तो वो अपनी मेहनत करेगा थोड़ा सा, जब उसको सब्जेक्ट समझ में आने लग जाएगा, उसको क्लैरिटी आने लग जाएगी, तो वो भी 3 घंटे बैठेगा, तो भी 3 घंटे बाद ही उठेगा। तो जो क्लैरिटी है और फोकस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है एक दूसरे के। अगर तुम किसी सब्जेक्ट को लेकर क्लियर हो तो तुम्हारे घंटे निकल जाएंगे पढ़ाई करने में, तुम जान नहीं पाओगे इतना टाइम कैसे निकल गया, और पढ़ते रहोगे। अगर तुम्हें उस सब्जेक्ट में क्लैरिटी नहीं है, उस सब्जेक्ट में तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है, पढ़ने का मन नहीं करता, तो तुम्हारी खुजली पड़ती रहेगी। 10-10 मिनट में तुम्हें चाय, पेशाब, बाथरूम, ये सब दुनिया के नाटक करने पड़ेंगे। लेकिन जो बच्चा अपने सब्जेक्ट को अच्छे से समझता है वो बैठ गया तो फिर बैठ गया, उसको घंटे निकल जाते पता नहीं चलता। अब हमें समझना है यार हम करें क्या। अगर इंटरेस्ट हमें आया हमारे सब्जेक्ट में तो हमारा भी फोकस बढ़े, ठीक है, या पहले से हमारा फोकस हो तो हमारा इंटरेस्ट बढ़े। अब भैया कोई एक चीज तो अपनी जिम्मेदारी में देखो तुम्हें लेनी पड़ेगी, क्लैरिटी बढ़ाओ, समझ बढ़ाओ, समझ बढ़ेगी, इंटरेस्ट बढ़ेगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा तो उस काम को टाइम दोगे, टाइम दोगे तो परफॉर्मेंस सुधरेगी, नंबर बढ़ेंगे, काम जल्दी से हो जाएगा। मौज में तो देखो कुछ होता नहीं है। तुम सोचोगे नहीं हम मौज भी ले लेंगे, हम पढ़ाई भी कर लेंगे, तो ऐसे रहने तो बहुत से एमटेक बीटेक पढ़ रहे हैं, उनके सामने तुम टिक भी नहीं पाओगे, ठीक है। तुम अपना बोरिया बिस्तर लो, घर निकल जाओ। तो ये जो क्लैरिटी है और फोकस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कोई एक चीज पे काम करने लग जाओ, दूसरी अपने आप सुधरने लग जाएगी, ठीक है। फोकस बढ़ा लो, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने लग जाएगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ा लो, फोकस डेवलप होने लग जाएगा, ठीक है। कोई एक समझ लो, मैं तो फिलहाल में तुम्हारी क्लैरिटी पे तुम्हारी मदद कर सकता हूँ,
मैं इस सब्जेक्ट की क्लैरिटी पे तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, इस सब्जेक्ट को समझने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम भी तैयार हो तो आ जाओ साथ में, फोकस होगा तुम्हारा अपने आप ही बढ़ेगा। जब बात समझ में आने लग जाएगी तो घंटों बैठ जाओगे, इंग्लिश करते रहोगे, उबोगे ही नहीं। जब नहीं समझ में आएगी इंग्लिश तो तुम उब जाओगे। इंग्लिश समझ में आएगी नहीं, जबरदस्ती कितने क्वेश्चन याद करोगे, क्यों याद करोगे, दिमाग थक जाएगा, उठ के भागने लग जाओगे उधर। अच्छा इंग्लिश समझ में आएगी, एक बार बैठ जाओगे, सैकड़ों क्वेश्चन की एक्सरसाइज करते रहोगे बैठे बैठे। तो मैं तुम्हारी मदद केवल क्लैरिटी में कर सकता हूँ, इसीलिए मैं क्लैरिटी को फोकस करता हूँ। ठीक है, कि मैं चीज़ें क्लियर कर दूंगा तुम्हारे लिए, जिससे तुम्हें समझ में आए, थोड़ा इंटरेस्ट बने और थोड़ा सा तुम्हारा मन करे इसको पढ़ने का और सीखने का और प्रैक्टिस करने का। खैर अब देखो ये क्वेश्चन लिखा, पहले मैं इस बच्चे को बता देता हूँ कि यहाँ पे लाई क्यों नहीं आएगा। देखो ये पता क्या सोच रहा होगा, ये सोच रहा होगा कि लाई वर्ड हमेशा होता है। देखो जब हम ऐसे लिखते हैं ना टेल अ लाई, तो ये लाई वर्ड होता है नाउन। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम इसको सिंगुलर नंबर में लिख दो या प्लूरल नंबर में लिख दो। ठीक है, इन दोनों में से गलत कोई भी नहीं है, चाहे टेल सा लाई लिख दो चाहे टेल लाइज लिख दो। ठीक है, ये जो सिंगुलर नाउन्स होते हैं जिनके साथ हम एन आर्टिकल लिखते हैं, और ये प्लूरल नाउन होते हैं जो बिना आर्टिकल लिखे जाते हैं, वो जनरल होते हैं। जनरल का मतलब स्पेसिफिक नहीं होते। ठीक है, तो चाहे ऐसे लिखो या ऐसे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन होता क्या कि हमने बहुत ज़्यादा टाइम सुना ये होता है कि अलाई अलाई अलाई, तो हमारे दिमाग में एक इमेज सी बन जाती है कि टेल लाई सही होता है, टेल लाइज गलत होता है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें इतनी ज़्यादा क्लैरिटी होती नहीं है। एक एग्जाम्पल समझो, हमने लिखा ही कैन ड्राइव अ कार, ठीक है, और हमने कहा ही कैन ड्राइव कार्स। सही है गलत वाली बात है क्या? एक ऑप्शन ही तो है। भाषा आपको लैंग्वेज देती, देखो जो लैंग्वेज होती है ना, इनको सीखना तो मुश्किल होता ही है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा इनको सिखाना बहुत मुश्किल होता है। भाषा को सीखना बहुत ज़्यादा आसान है, अगर किसी को एक बार इंटरेस्ट आ जाएगा तो वो अपने आप दुनिया भर के सोर्सेस से सीख लेगा। बुक्स हैं, वेबसाइट्स हैं, टीचर्स हैं, कोचिंग है, वो सीख लेगा। लेकिन इसको सिखाना बहुत मुश्किल है। सिखाना इसलिए मुश्किल है कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूसरे के साथ शेयर कैसे करोगे? वो राजी नहीं है, वो आपके एंगल से उसको देखने के लिए तैयार नहीं, तुम दिखाओगे कैसे? दिखा लो देखें। अगर कोई सीखने वाला है तो सीख तो लेगा अपने आप आसानी से, सिखा नहीं पाएगा दूसरे को, सिखाना बहुत मुश्किल है। तो होता क्या कि जैसे हमने लिखा ही कैन ड्राइव अ कार और हमने लिख दिया ही कैन ड्राइव कार्स, ठीक है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं, हम एक ही बात को दो तरीके से कह रहे हैं। भाषा जो होती है, लैंग्वेज होती है, इसमें क्या जो वैरायटी होती है ना, वो हमें परेशान कर देती है। हम देखते हैं कि एक बात को एक तरीके से कहा जा रहा है, फिर दूसरे तरीके से कहा जा रहा है। तो ये तुम्हें मान के चलना पड़ेगा कि लैंग्वेज में ऑप्शंस हमेशा होते हैं। एक ही बात को कहने के, लिखने के कई तरीके हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो तुम सही मान रहे हो वही अकेला सही है, दूसरा भी सही हो सकता है। जब हमें ये नहीं पता होता ना, तब पता क्या होता है? तब हमसे ये होता है कि हमें नो एरर के कभी आंसर नहीं मिलते, नंबर नहीं मिलते। हमारे पेपर में अगर नो एरर वाले क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर नो एरर है, वो हमसे गलत हो ही जाएंगे, क्योंकि हम तुक्का मारेंगे जरूर, मानेंगे नहीं। क्लैरिटी है नहीं, कुछ ना कुछ तो अपना नहीं होगा तो सोच लेंगे, नहीं होगा तो बना लेंगे खोपड़ी में और तुक्का दे देंगे और नंबर चला जाएगा। तो जब क्लैरिटी नहीं होती ना, तो नो एरर वाले नंबर तो कभी हमें नहीं मिलते। तो ये एक ही बात है, चाहे तुम उसको टेल लाई लिखो चाहे टेल्स लाइज लिखो। ठीक है, एक चीज और देखो, तुम्हें बता देता हूँ, लाई वर्ड जो बेसिकली होता है ना, ये वर्ब होता है। एक मैंने वैसे यूट्यूब पे इसका वीडियो भी डाल रखा है, अगर तुमने देखा हो नहीं देखा हो तो मैं 1 मिनट में वैसे ऐसे तुम्हें समझा देता हूँ कि मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही टोल्ड अ लाई टू अस, ऐसे लिखा, और हमने लिखा ही लाइड टू अस। दोनों का मीनिंग सेम है अलग अलग? अरे भाई बता दो, अरे दोनों का मीनिंग सेम है अलग अलग? सेम है। अब यहां पे देखो, हमने वर्ब लिखी टोल्ड, यहां पे वर्ब लिखी लाइड, ठीक है, यहां पे नाउन लिखा लाई, यहां पे लिखा ही नहीं, फिर दोनों का मीनिंग सेम कैसे हुआ? भाई वर्ब चेंज कर दिया ना, यहां पे वर्ब टोल्ड है, यहां पे वर्ब लाइड है, तो मीनिंग तो बदल जाना चाहिए था, लेकिन नहीं बदला। पता क्यों नहीं बदला? क्योंकि जो टोल्ड वर्ब है ना, इसको हम एज अ डिलेक्सिकल वर्ब यूज कर रहे हैं। ये सारे टर्म्स में क्लियर कर दूंगा। मैंने कहा ना, मैं केवल तुम्हारी क्लैरिटी में मदद कर सकता हूं। कितना दूर तक तुम आगे जाओगे वो तुम अपना देख लेना, फोकस तुम्हारा कितना डेवलप होगा वो तुम अपनी ईमानदारी से डिसाइड करना। बस क्लियर चीजें मैं कर दूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा नहीं ऐसा ही होता, रट्टा मार लो। मैं ये भी नहीं कहूंगा ये रूल है, एक्सेप्शन है, बुक में लिखा है, या फलाना ने कहा या ढिमकाने ने कहा इसलिए मान लो। मैं यहाँ पे कुछ भी कहूंगा ना तो उसकी पूरी जिम्मेदारी लेके कहूंगा। अगर कुछ सही हो गया तो मैं जिम्मेदार, और कुछ गलत हो गया तो उसकी भी जिम्मेदारी मैं लूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा किसी बुक में लिखा, किसी राइटर ने लिखा, किसी ऑथर ने लिखा इसलिए मैंने पढ़ा दिया। मैंने अगर पढ़ाया तो सोच समझ के पढ़ाया अपनी जिम्मेदारी पे। गलत हो गया तो मेरी जिम्मेदारी है, तुम मुझे ब्लेम करना, मैं किसी दूसरे पे ब्लेम नहीं डालूंगा। तो पता क्या, जैसे ये टर्म्स है ना जो हमें धीरे धीरे क्लियर हो जाते हैं, तो ये चीजें हम समझने लगते हैं, फिर हमारे तुक्के खत्म होने लगते हैं, क्योंकि तब हमें चीजें समझ में आने लगती है, तुक्के की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने एक वर्ड कहा तुमसे, डिलेक्सिकल वर्ब्स। डिलेक्सिकल वर्ब्स का मतलब होता है वो वर्ब्स जिनका अपना कोई मीनिंग नहीं होता डिक्शनरी में।
डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अपना कोई मीनिंग नहीं होता। टेल का मतलब बताना होता है ना, ठीक है। लेकिन डिलेक्सिकल वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनको हम कहते हैं कि एम्प्टी मीनिंग कैरी करती हैं। तो अगर उनका कोई मीनिंग नहीं होता फिर मीनिंग कन्वे कौन करता है? भाई वर्ब का मीनिंग नहीं होता, उनके साथ लिखा गया जो नाउन होता है ना वो मीनिंग कन्वे करता है। तो यहां पे जो एक्चुअल में मीनिंग है ना वो इस वर्ड का है, ये नाउन है। तो ऐसी वर्ब्स जो डिलेक्सिकल होती हैं, जो एम्प्टी वर्ब्स होती हैं, जिनके अपने कोई मीनिंग नहीं होते, उनके साथ लिखे गए नाउन्स वर्ब का मीनिंग कन्वे करते हैं। तो इसीलिए अगर हम उस नाउन को वर्ब बना के लिख दें, उस वर्ब को हटा दें तो मीनिंग नहीं बदलता, क्योंकि उस वर्ब का अपना कोई मीनिंग तो था ही नहीं, मीनिंग था नाउन का। हमने वर्ब को हटाया, उस नाउन को ही वर्ब बना लिया, तो मीनिंग क्यों बदलेगा? जब वर्ब का मीनिंग ही एम्प्टी था, उसका कोई मीनिंग ही नहीं था, तो उसको बदल लो। एक दूसरे एग्जांपल जैसी बात को समझना, हमने एक लिखा he had a talk with them, और मैंने लिखा he talked with them। मीनिंग सेम है अलग अलग? इंग्लिश बड़ी गजब चीज है, एंड इट इज गेटवे टू सक्सेस, ठीक है, सफलता की सीढ़ी है। हम लोग बस इसको समझ नहीं पा रहे इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। हम आज भी इसको नंबर के लिए पढ़ते हैं, याद करने के लिए पढ़ते हैं। अगर हम इसको समझने के लिए पढ़े ना तो हम जिंदगी में बहुत आगे जाएं और दूसरों की मदद करें। मजे की बात है कि अगर हमें एक बार इंग्लिश खुद समझ में आ जाए ना, तो हम अपने छोटे भाई बहन को सिखाएं, हम अपने बेटा बेटी को सिखाएं, अपने पड़ोसियों को सिखाएं, लेकिन हमें खुद भी याद कर लेते हैं, दूसरों को भी याद करने के लिए कह देते हैं। He had a talk with them and he talked with them। दोनों सही है, दोनों गलत? मैं गलत सही पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं दोनों का मीनिंग सेम है अलग अलग? सेम है ना। अब यहां पे देखो, ये वर्ब हमने हैड लिखी, यहां पे वर्ब टॉक्ड लिखी। अगर वर्ब चेंज हो गई तो मीनिंग तो चेंज हो जाना चाहिए, ठीक है। यहां पे हमने नाउन लिखा टॉक, यहां पे नहीं लिखा। ऐसा पता क्यों हो पा रहा है? ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पे हैव वर्ब का अपना कोई मीनिंग ही नहीं है। इसको हम एज एन एम्प्टी वर्ब, एज ए डिलेक्सिकल, जो वर्ब्स अपना मीनिंग कैरी नहीं करती उन्हें हम कहते हैं डिलेक्सिकल वर्ब्स, ठीक है। सबको पता है कि हैव वर्ब हम पोजेशन शो करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे पोजेशन वजह नहीं शो कर रही, ठीक है। तो हम इसे कहेंगे एम्प्टी वर्ब या डिलेक्सिकल वर्ब्स। ऐसी वर्ब्स जो एम्प्टी मीनिंग कन्वे करती हैं, उनके साथ लिखे गए नाउन्स जो होते हैं वो वर्ब का मीनिंग एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। इसीलिए जब हम वर्ब को हटा के उस नाउन को वर्ब बना देते हैं तो मीनिंग नहीं बदलता, सेम मीनिंग मेंटेन हो जाता है, ठीक है। अब होता क्या है, एक्चुअल में जब हम किसी वर्ब को एम्प्टी वर्ब बना के लिखते हैं, जैसे हमने टेल को लिखा, हैव को लिखा, तो उसके साथ जो लिखा गया नाउन होता है ना वो बेसिकली एक वर्ब ही होती है, क्योंकि अगर वर्ब होगी नहीं तो उसको वर्ब बनाओगे कैसे, ठीक है। तो ये जो लाइव वर्ड हम लिख रहे हैं ये बेसिकली एक वर्ब है, ये टॉक भी एक वर्ब है, ठीक है। तो जब हम किसी वर्ब को किसी एम्प्टी वर्ब के साथ में यूज करते हैं तो उसको हमेशा एन आर्टिकल के साथ लिखा करो। वजह क्या होती है? वजह ये होती है कि अगर हम उसको एन आर्टिकल के साथ नहीं लिखेंगे तो हो सकता है कोई पर्सन इसको ये समझ ले कि हैड हेल्पिंग वर्ब है और टॉक मेन वर्ब है, उसको थर्ड फॉर्म में टॉक्ड लिख दे। होगा कि नहीं होगा भाई? अगर मान लो मैं टॉक के साथ ए ना लिखूं तो तुम कैसे जान पाओगे वो नाउन है? तब तो आदमी उसको वर्ब मान लेगा, और हेड के साथ थर्ड फॉर्म आती है वो थर्ड फॉर्म लिख देगा। तो हम आर्टिकल ए लिख देंगे। आर्टिकल ए जो है वो इस चीज का इंडिकेटर हो जाएगा कि अब ये वर्ड यहाँ पे एज अ नाउन यूज हो रहा है ना कि एज अ वर्ब, तो इसको थर्ड फॉर्म में मत लिखो। फिर समझ लो, ये जो हमने अलाई लिखे यहाँ पे या लाइज लिखे एक ही बात है। अलाई लिखेंगे वो भी नाउन है सिंगुलर नंबर का, लाइज लिखेंगे प्लूरल नंबर का। जब हम सिंगुलर नाउन्स लिखते हैं एन आर्टिकल के साथ में या प्लूरल नाउन लिखते हैं बिना आर्टिकल के, तो वो एक ही मीनिंग कन्वे करते हैं, वो जनरल होते हैं, चाहे ये कह लो चाहे वो कह लो, एक ही बात है। तो अगर किसी बच्चों को ये लगा कि यहाँ पे अलाई गलत है, अलाई लिखना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। टाइम बहुत हो गया इसलिए मैं तुमसे पूछूंगा, बताऊंगा कुछ नहीं, अब मेरी तरफ से सुनना। देखो, जो हमारे क्वेश्चन है ना, जो कॉन्सेप्ट है मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। थोड़ा सा मैं इसको ना और एक एग्जांपल लिखूंगा कंपेयर करने के लिए केवल, जिससे थोड़ा सा कंपैरिजन हो जाए। दिस मैन इज सो वाइज एक, और दिस मैन इज वेरी वाइज। बस मुझे ना एक छोटा सा डिफरेंस बता दो कि अगर मैं ऐसे लिखूं दिस मैन इज सो वाइज और दिस मैन इज वेरी वाइज, तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा? मैं सही गलत नहीं पूछ रहा, मैं केवल इतना पूछ रहा हूं कि मुझे ये बता दो कि अगर मैं ऐसे लिख दूं दिस मैन इज सो वाइज, दिस मैन इज वेरी वाइज, तो दोनों बारे में डिफरेंस क्या होगा? हाँ, मैं बताता हूं दोनों में डिफरेंस क्या होगा।
सो हम तब लिखते हैं जब हमें ऑलरेडी नोन हो कोई डिग्री, ठीक है, ऑलरेडी नोन हो, हमें पहले से पता हो, ठीक है। वेरी हम तब लिखते हैं कि जब हमें किसी चीज को इंट्रोड्यूस करना हो, इंट्रोड्यूस समथिंग। क्या हो गया बे? देखो नजर लग गई किसी की। देखो होता है बताइए, ये जो सो और वेरी है ना, ये हमारे एडवर्ब डिग्री होते हैं, ठीक है, हाउ मच का रिप्लाई होते हैं ये। अगर हम किसी ऐसी डिग्री के बारे में बात कर रहे हैं, किसी ऐसी इंटेंसिटी के बारे में बात कर रहे हैं जो ऑलरेडी नोन है और जिसके बारे में हमारे लिसनर को पता है या हम पहले बता चुके हैं, ठीक है, तो हमें लिखना है सो। अगर हम उसको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको नहीं पता है, हम बता रहे हैं अपनी तरफ से, तो हमें लिखना है वेरी। ये सो और वेरी का अपना बेसिक डिफरेंस है, दोनों एडवर्ब डिग्री होते हैं, इनके डिफरेंसेस हैं, ठीक है। जैसे कोई पर्सन है इंटरव्यू देने जा रहा है, तो हमने उससे कहा कि वहां जाके इंटरव्यू में तेज मत बोलना, ठीक है, तो हम उसे क्या सजेस्ट करेंगे, डोंट स्पीक डैश फास्ट, सो या वेरी। फिर से समझ लो, मैंने जो पूछा, कोई पर्सन है इंटरव्यू देने जा रहा है, मैं उसको सलाह दे रहा हूं कि इंटरव्यू में तेज तेज बात नहीं करना। अब मैं उससे क्या कहूं, डोंट स्पीक सो फास्ट या डोंट स्पीक वेरी फास्ट? बट सो तुम्हें क्या पता वो कितनी तेज बोल रहा है, क्या वो पहले से बात कर रहा है? तो हम लिखेंगे डोंट स्पीक वेरी फास्ट। अब मान लो वो पर्सन इंटरव्यू दे रहा है, वहां पे वो भूल गया कि हमें तेज नहीं बोलना था, अब वो शुरू हो गया, तो जो पर्सन इंटरव्यू है, जो उसका इंटरव्यू ले रहा है, इंटरव्यूअर है, वो उससे क्या कहेगा, सो कहेगा, क्योंकि उसको पता है वो जितना तेज उससे बोल रहा है ना, वो जान जाएगा कितने तेज की बात हो रही है, क्योंकि वो ऑलरेडी तेज बोल ही रहा है। तो हम उससे कहेंगे डोंट स्पीक सो फास्ट। सो का मतलब दैट इज नोन टू द स्पीकर, उसको पता है कि कितना तेज नहीं बोलने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि वही बोल रहा था। लेकिन अगर उसे नहीं पता तो हम क्या लिखेंगे, वेरी। थोड़ी सी चीजों को मैं और क्लियर करता हूं। मैं जो तुमसे कहना चाहता हूं वो ये है कि जो सो एडवर्ब होता है ना, इसका मतलब होता है बाय सच डिग्री। इतना ज्यादा, इसका मतलब ये होता है इतना ज्यादा, इसका मतलब वो हमें पता है कितना ज्यादा, वो बताने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं पता तो हम वेरी लिखते हैं। अब जो ये सो एडवर्ब होता है ना, इसको हम तभी लिखते हैं जब हमें किसी ऐसी चीज को रेफर करना हो जो ऑलरेडी हमारे लिए स्ट्रेस्ड है, जिसके बारे में हमें पहले से ही पता है, ठीक है। अब सो जो वर्ड है ये एडवर्ब है। इंग्लिश में एक और ऐसा वर्ड होता है, वो एडवर्ब नहीं होता लेकिन वो होता है सच, ठीक है। सच का मतलब होता है ऑफ दैट टाइप। दिस भी हो सकता है जरूरत के हिसाब से, दैट भी हो सकता है। मैं तुम्हें यहां लाना चाह रहा था, ठीक है, क्योंकि ये जो वर्ड है ना, जब ये तुम्हें समझ में आएगा तो समझ में आएगा सेंटेंस में गलत क्या है। ये जो सच वर्ड है, इसका मतलब होता है ऑफ दैट टाइप, और सो का मतलब होता है बाय सच डिग्री, बाय दैट डिग्री, ठीक है। हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि सो एडवर्ब है और सच है डिटर्मिनर, नाउन के साथ लिखा जाता है, और इनको हम तब यूज करते हैं जब हमें किसी ऐसी चीज को रेफर करना हो जो ऑलरेडी हमें पहले से पता है, जिसके बारे में हम पहले से जानते हैं। I don't like such people. I don't like such people. क्या हमें यहाँ पे पता है कैसे पीपल है कैसे नहीं? ऑब्वियस बात है, पता ही होगा। नहीं पता होगा तो सच यूज ही नहीं कर पाओगे। तो अगर हम ऐसे लिख रहे हैं आई डोंट लाइक सच पीपल, तो इसका मतलब कौन से टाइप के पीपल, ऑफ व्हाट टाइप, कौन से टाइप के, वो हमें पता है, पहले से क्लियर है, ठीक है। अब मान लो ये तो तुम्हारी सब्जेक्टिव बात हो गई कि तुम्हें पता है, लेकिन अगर मान लो मैं बताने चाहूं कैसे पीपल, तो मुझे उसके साथ में एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ेगा, आई डोंट लाइक सच पीपल, ठीक है, कौन से टाइप के पीपल। अब अगर तुम पहले से जानते हो तो ठीक है, नहीं तो एक तीसरा वर्ड और है जो तुम लोगों को समझना पड़ेगा, एज। एज का मतलब होता है सिमिलर, ठीक है, जैसा। एज जो है ना, ये एडवर्ब है, सो एडवर्ब है, ठीक है। एज का मतलब होता है सिमिलर, किसी के जैसा। तो अगर हमें ये बताना हो कि किसके जैसे लोग नहीं पसंद है, तो हम जो यहाँ पे आगे इंट्रोडक्शन लिखेंगे ना, वो एज के साथ लिखना पड़ेगा। एज नेवर, एज ऑलवेज कम लेट, एज ऑलवेज कम लेट, जो हमेशा लेट आते हो। अब ये जो सच के साथ हमने एज लिखा है ना, ठीक है, आई डोंट लाइक सच पीपल एज ऑलवेज कम लेट, तो ये एज जो है ना, इसकी सिमिलरिटी या टाइप डिस्क्राइब कर रहा है कि किस टाइप के लोग मुझे नहीं पसंद है, ठीक है।
यही वजह होती है कि तुम में सबने पढ़ा होगा, कभी इन चीज़ों को ध्यान नहीं दिया होगा कि जब हम कंपैरिजन करते हैं ना तो हमें सो के साथ एज लिखना पड़ता है। पढ़ा ही होगा, सबने ही पढ़ा होगा, एज भी लिखना पड़ता है, ठीक है। कभी अगर ध्यान दिया हो तो ये समझ में आएगा कि सो पहले क्यों आता है और एज बाद में क्यों आता है, या सो बाद में क्यों नहीं आ जाता। मैं कहना चाहता हूं ना, इंग्लिश जो है ना वास्तव में इतनी क्लियर लैंग्वेज है, बहुत ज़्यादा क्लियर है। वो अलग बात है कि हमें टाइम देना पड़ता है, ठीक है, मुझे टाइम देना पड़ता है सीखने में, तुम्हें टाइम देना पड़ता है सीखने में, ठीक है। अगर हम इस चीज़ को टाइम देना तो इसमें सारी हमारी एम्बिग्युइटी खत्म हो जाए। अब हमने देखा कि जब हम यूज़ करते हैं सिमिली तो सो के बाद में एज आता है, एज के बाद में भी एज आता है। ऐसा क्यों नहीं होता कि एज के बाद में सो आ जाता है? इसकी वजह यही होती है कि जो सो होता है ना, इसका मतलब होता है बाई सच डिग्री, इतना ज़्यादा, ठीक है, तो ये डिग्री को रेफर करता है। एज का मतलब होता है सिमिलर, ये सिमिलरिटी शो करता है किन्हीं दो चीज़ों में। अब जैसे हमने कहा ही इज सो वाइज, कि वो इतना वाइज है, तो इससे हमें पता चल गया कि हम उसकी डिग्री रेफर कर रहे हैं कितना वाइज है। लेकिन अगर हमें इसकी सिमिलरिटी भी शो करनी पड़ जाए कि कोई और भी है क्या उसके जितना वाइज, तो हम वो एज के साथ लिख देंगे, एज यू। तो ये एज यू क्या कर रहा है, इन दोनों में सिमिलरिटी शो कर रहा है। सो क्या कर रहा है, उसके वाइज होने की डिग्री को स्ट्रेस कर रहा है कि वो कितना वाइज है, वो उतना ही वाइज है जितना कि यू है। तो एज जो है वो सिमिलरिटी सेट कर रहा है, ठीक है, और सो जो है वो डिग्री शो कर रहा है। होता क्या है कि सिमिलरिटी शो करने वाला वर्ड हमेशा बाद में लिखोगे, किससे सिमिलरिटी शो कर रहे हो, तो एज हमेशा फॉलो करता है सो को, और सो हमेशा उसको प्रिसीड करता है। अब जो ये सो के साथ हम यूज कर रहे हैं ना एज, इसी तरीके से हमें एज के साथ, सच के साथ एज लिखना पड़ता है। सच के साथ हमें एज तब लिखना पड़ता है जब यहां पर हम सो यूज ना कर पाए। अच्छा, सो यूज क्यों नहीं कर पाते? सो इसलिए यूज नहीं कर पाते क्योंकि जो सो वर्ड होता है ना वो होता है एडवर्ब, लेकिन ये जो पीपल वर्ड हमने लिखा है नाउन, नाउन के साथ हमें लिखना पड़ता है डिटर्मिनर, डिटर्मिनर होता है सच। दूसरे शब्दों में हम ऐसे कह सकते हैं कि जो सच होता है वो सो का सब्स्टिट्यूट होता है, या सो जो होता है वो सच का सब्स्टिट्यूट होता है, और हम इनको एक दूसरे की जगह सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं। कैसे? ही इज सच अ गुड मैन दैट एवरीवन लाइक्स हिम। अब जैसे हमने लिखा एवरीवन लाइक्स हिम, अब यही सेंटेंस है ना, हम इसको बिना मीनिंग चेंज किए ऐसे लिख सकते हैं कि दिस मैन इज सो गुड दैट एवरीवन लाइक्स हिम। बस ये बता दो कि इन दोनों का मीनिंग सेम है या अलग अलग? अरे भाई, अगर मैं ऐसे लिख दूं कि ही इज सच अ गुड मैन दैट एवरीवन लाइक्स हिम, और लिख दूं दिस मैन इज सो गुड दैट एवरीवन लाइक्स हिम, तो दोनों के मीनिंग सेम या अलग अलग? सेम है ना। अब यहां पे देखना, हमने सच लिखा और यहां पर हमने सो लिखा। जब मीनिंग सेम है तो इसका मतलब ये जो सच रिमूव करके हमने सो यूज किया या सो को रिमूव करके सच यूज किया, एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हो गए, ठीक है। अच्छा, ऐसा किया क्यों? जब सब्स्टिट्यूट है तो दोनों में उसी को लिखा रहने देते। ऐसा इसलिए किया क्योंकि जो गुड वर्ड है ना, ये है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करना काम जो होता है वो नाउन्स का होता है, वो नाउन्स होता है, उल्टा क्या, एडवर्ब्स का होता है। सो होता है एडवर्ब। अच्छा, यहाँ पे हमने लिखा मैन नाउन, ठीक है, हालांकि गुड उसका एडजेक्टिव है लेकिन मैन नाउन है। नाउन को डिस्क्राइब करना काम डिटर्मिनर्स का होता है, सच डिटर्मिनर होता है। तो अगर हम नाउन लिख रहे हैं तो नाउन फ्रेज के साथ में सच आएगा, एडजेक्टिव लिख रहे हो तो उसके बाद में सो आएगा। दोनों के साथ में ये जो मीनिंग हम कन्वे कर रहे हैं सेम ही होता है। ही इज सच अ गुड मैन दैट एवरीवन लाइक्स हिम, ठीक है, ही इज सो गुड, दिस मैन इज सो गुड दैट एवरीवन लाइक्स हिम, ठीक है। अब मान लो मैं इन सेंटेंसेस को यहीं तक लिखूं, इसके आगे कुछ नहीं लिखूं, बस इतना लिख दूं, ही इज सच अ गुड मैन एंड दिस मैन इज सो गुड। तो अभी हमने पढ़ा कि सो का मतलब होता है बाय दैट डिग्री, उतना ज्यादा, ठीक है। सच का मतलब भी होता है इस टाइप का। तो अब ये पता कैसे चलेगा किस टाइप का या कितना? तो उसको प्रूव करने के लिए ना हमने एक दैट क्लॉज लिख दी। ये जो दैट के साथ हमने स्टेटमेंट लिखा है ना, ये स्टेटमेंट हमारी इस बात को प्रूव करने के लिए लिखा गया। तो जो हम सो के साथ दैट लिखते हैं या सच के साथ दैट लिखते हैं, वो हम तब लिखते हैं जब हमें उसका एक्सप्लेनेशन देना हो कि वो कितना अच्छा है या कितना बुरा है। अगर हम ये ना लिखें तो हम ये प्रूव नहीं कर पाएंगे कि सच हम किसके रेस्पेक्ट में यूज कर रहे हैं या हम ये सो किसके रेस्पेक्ट में यूज कर रहे हैं। तो सो को क्लियर करने के लिए हमने ये लिख दिया दैट एवरीवन लाइक्स हिम। दैट एवरीवन लाइक्स हिम जो है वो इस बात को प्रूव कर रहा है कि वो इतना अच्छा आदमी है। अब ये सबने पढ़ा होगा, सो के साथ दैट यूज होता है, सच के साथ दैट यूज होता है, ठीक है। अब मैं दूसरी बात समझाना चाह रहा हूँ कि सच के साथ में एज भी यूज होता है। ये दैट जो यूज होता है ये, और वो जो एज यूज होता है वो, इन दोनों का डिफरेंस हमें समझना है, ठीक है। ये जो हमारा सेंटेंस लिखा है, ही इज सच अ मैन हु नेवर टेल्स लाइज, ठीक है।
अगर हम इतना लिख दें ही सच अ मैन, तो वो उस टाइप का आदमी है। अब हमें उसकी सिमिलरिटी शो करनी है। अगर तुमने ध्यान दिया तो सिमिलरिटी शो करने के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है इंग्लिश में वो एज होता है, ठीक है। तो ये जो हमने हु लिख रखा है ना, ये हमारा गलत है और इसकी जगह में एज लिखना है। तो दो वर्ड्स या दो चीजें एक जैसी हैं तो उनमें सिमिलरिटी शो करने के लिए ना सच के साथ में एज लिखा करो। अब सोचने वाली बात है कि सच के साथ में एज तो खैर हमने लिख दिया, लेकिन यहां तो हमने दैट भी लिख रखा है। अब इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, ठीक है। ये सच के साथ में दैट है, ये सच के साथ में एज है। हमें जो समझना है वो ये है कि सच के साथ में दैट कब आता है, सच के साथ में एज क्यों आता है। छोटा सा कॉन्सेप्ट जो मैं समझाना चाह रहा था। पूरी बात इसलिए बताइए क्योंकि 2-4 एग्जाम्पल और डिस्कस करूंगा तो बार बार उसको समझाने से अच्छा एक ही बार में बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब हम अपने एग्जाम्पल्स को 1 by 1 डिस्कस कर लेते हैं। ही इज सच अ मैन एज नेवर टेल्स लाइज, मैंने यहाँ पे एज लिख दिया, यहाँ पे दैट लिख दिया। ये जो हम सच के साथ दैट लिखते हैं, सच के साथ एज लिखते हैं, इसका डिफरेंस समझना है। सिंपल शब्दों में अगर मैं बताऊं तो हम सच के साथ जो दैट लिखते हैं ना, वो एक कंजंक्शन होता है जो किन्हीं दो इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स को कनेक्ट कर देता है। एक स्टेटमेंट हो गया एवरीवन लाइक्स हिम, एक हो गया ही इज सच अ गुड मैन, और इन दोनों स्टेटमेंट को दैट ने जोड़ दिया। लेकिन जो हम सच के साथ में एज लिखते हैं वो कोई कंजंक्शन नहीं होता है, वो एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है। जो बच्चे जानते हो ठीक है, जो नहीं जानते हो जब आगे चैप्टर पढ़ाए जाएंगे जो जान जाएंगे। रिलेटिव प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो कंजंक्शन प्लस प्रोनाउन दोनों का काम करता है। ये जो हमने एज लिखा है ना, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो वो इस टेल्स वर्ब का सब्जेक्ट भी है। ये जो हमने टेल्स लाइज लिखा है ना, इसका सब्जेक्ट यही एज है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो हमने दैट लिखा है ना, तो ये कोई सब्जेक्ट है ना कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। लाइक्स वर्ब का सब्जेक्ट है एवरीवन और ऑब्जेक्ट है हिम। तो ये स्टेटमेंट अगर हम ना लिखें दैट तो भी कंप्लीट है। एवरीवन लाइक्स हिम कंप्लीट है, लेकिन अगर हम एज ना लिखें तो देखो क्या ये कंप्लीट है, नेवर टेल्स लाइज। नेवर टेल्स लाइज अगर कहीं पे लिखा हो तो स्टेटमेंट कंप्लीट है या इनकम्प्लीट? इनकम्प्लीट है, इसमें सब्जेक्ट मिसिंग है। तो अब ये जो वर्ड हम यहाँ पे लिख रहे हैं ना, यही हमारा सब्जेक्ट है इस वर्ब का और यही कंजंक्शन है जो दोनों को जोड़ेगा। अगर पहले से जानते हो तो ठीक है, नहीं तो इंग्लिश में एक काम रिलेटिव प्रोनाउंस करते हैं। इंग्लिश में कंजंक्शन का और प्रोनाउन का काम जो होते हैं वो रिलेटिव प्रोनाउन करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस ऐसे वर्ड होते हैं जो कंजंक्शन भी होते हैं और साथ ही साथ में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी होते हैं। तो अब सच के साथ कब एज आएगा, कब दैट आएगा, ये तुम्हें समझना है। ये एग्जाम्पल एक तो मैंने बता दिया, एक एग्जाम्पल मैं तुमसे पूछूंगा, अपने आप बता देना। एक काम करना प्लीज, मीनिंग मत निकालना। नहीं समझ में आया ना तो मुझसे 1 बार 2 बार 3 बार पूछ लेना, लेकिन मीनिंग मत निकालना, ठीक है। ही इज, ही या इट लिख लेना। इट इज सच अ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, इट इज सच अ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन डैश confuses even teachers। एक दूसरा, it is such a confusing question dash even teachers get confused। अब देखो हम एक ही बात को ना 2 तरीके से कह रहे हैं। ब्लैंक्स फिल करने, फिर से समझ लो। सच लिखा हुआ है तो एज ए दैट में से किसी एक को लिखना पड़ेगा। फर्स्ट में क्या लिख रहे हो? एज क्यों लिख रहे हो? एज क्यों लिख रहे हो? क्योंकि यहां पे कंफ्यूजेस वर्ब जो है उसका सब्जेक्ट मिसिंग है। तो हमें यहां पे 2 वर्ड की जरूरत है। एक ऐसा वर्ड चाहिए जो इन दोनों को कनेक्ट कर दे, एक ऐसा वर्ड चाहिए जो इस वर्ब के लिए सब्जेक्ट बन जाए। तो मतलब हमें एक ऐसा वर्ड चाहिए जो कंजंक्शन प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। ये काम रिलेटिव प्रोनाउन करते हैं। सच के साथ में एज लिखा करो। और एक चीज और भी ध्यान देना, रिलेटिव प्रोनाउन वैसे हु, हुम, विच, व्हाट होते हैं, ठीक है। हु होता है, हुम होता है, विच होता है और दैट होता है, लेकिन ये सिमिलरिटी नहीं शो करते। सिमिलरिटी शो करने के लिए जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज होता है वो एज होता है। तो चूंकि हम सच लिखते हैं तो सच का मतलब होता है बाय दैट डिग्री या बाय दैट टाइप, तो वो सिमिलरिटी शो करने के लिए हमें एज लिखना पड़ता है। होम, हु, विच और दैट ये सिमिलरिटी शो नहीं करते, इसलिए एज भी रिलेटिव प्रोनाउन होता है जो सच के साथ ही यूज किया जाता है। इसमें आ जाओ,
इट इज सच अ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन डैश इवन टीचर्स गेट कंफ्यूज। अगर मान लो ये सेंटेंस हम केवल इतना लिखें तो ये कंप्लीट होगा या नहीं? इवन टीचर्स गेट कंफ्यूज, अरे कंप्लीट होगा या नहीं? हो गई। अगर कंप्लीट होगा ना तो फिर तुम्हें प्रोनाउन की नहीं केवल कंजंक्शन की जरूरत है, दैट लिख दो। तो ये सिंपल तरीका हो सकता है कि तुम सच के साथ में कंजंक्शन चाहिए तो सिंपल दैट लिखो। अगर तुम्हें एक ऐसा वर्ड चाहिए जो कंजंक्शन भी हो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो, तो फिर एज लिखा करो। एक चलो क्वेश्चन और लिख देता हूं। द एडवाइस दैट ही gave me the क्या सच लिखना, such advice that he gave me proved worthless। अब देखो कॉन्सेप्ट छोटा है वही कि सच के साथ एज कब आएगा, दैट कब आएगा, लेकिन उसके क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी बन सकते हैं समय के साथ में। सच एडवाइस दैट ही गेव मी प्रूव्ड वर्थलेस। अरे बता दो ना सही है गलत। हाँ अच्छा एक चीज बताओ, अगर ये स्टेटमेंट में केवल इतना लिखूं तो ये सही है गलत? ही गेव मी सही है गलत? सही है। अगर ये सही है तो फिर वो दैट भी सही है। अगर तुम्हें लगता है कि ये स्टेटमेंट अगर केवल इतना लिखा जाए तो ये सही होगा, कंप्लीट होगा, तो फिर वो दैट सही है, क्योंकि तब तुम्हें कंजंक्शन ही चाहिए। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि समथिंग इज मिसिंग हियर, ठीक है, तो फिर तुम्हें एक ऐसा वर्ड चाहिए होगा जो कंजंक्शन भी बने और साथ ही साथ में जो मिसिंग पार्ट है वो भी बन जाए, तो फिर एज आ जाएगा। इज एनीथिंग मिसिंग हियर? है जो कह रहे हैं नहीं, मैं उन्हें समझाना चाहता हूं। एक चीज देखो यहां पे, बात तो सुनो। ही गेव मी दिस गिफ्ट। हम पता क्या था ना, हमारे बहुत से बेसिक टर्म्स मिसिंग होते हैं। अच्छा वो ऐसा नहीं होता कि कोई बहुत बड़ी बात है, वो रॉकेट साइंस के शब्द हैं, वो बहुत छोटे छोटे शब्द हैं, बस हम उनको टीचिंग में यूज नहीं करते। वो इतने छोटे हैं कि मैं तुमसे कहता हूँ कि 7th 8th की बुक्स पढ़ोगे ना तो उसमें इंग्लिश की बुक्स में मिल जाएंगे, लेकिन वो हम यहाँ पे यूज नहीं करते। पता नहीं क्या वजह है कि हम रूल्स यूज कर लेते हैं, एक्सेप्शन यूज कर लेते हैं, लेकिन वो छोटे छोटे टर्म्स यूज नहीं करते बच्चों के साथ। अगर हम उन्हें यूज करें तो ये बच्चा साफ जान जाएगा कि ये पूरा सेंटेंस है, ये पूरा स्टेटमेंट है, इनकम्प्लीट है। अब देखो मैं समझाना चाहता हूँ। ये जैसे हमने गेव वर्ब लिखे, जब किसी वर्ब के बाद हम व्हाट या हुम का रिप्लाई लिखते हैं तो वो जो व्हाट या हुम का रिप्लाई होता है वो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। दिस गिफ्ट हो गया व्हाट का रिप्लाई, एक ऑब्जेक्ट। मी हो गया हुम का रिप्लाई, दूसरा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा कई बार तुमने देखा होगा कि कुछ वर्ब्स ऐसी होते हैं उनके बाद में एक ही का रिप्लाई लिखा जा सकता है, जैसे कि ही हेल्प्ड मी, ठीक है। अब जो हेल्प्ड वर्ब है ना, इसके बाद में हम एक ही ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, हुम का रिप्लाई। अच्छा कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनके साथ में केवल व्हाट का रिप्लाई लिखा जा सकता है, जैसे कि ही ब्रोक द गिफ्ट, उसने गिफ्ट तोड़ दिया, तो इस वर्ब के बाद में हम केवल व्हाट का रिप्लाई लिख सकते हैं। इंग्लिश की जो बच्चे तैयारी करते हैं, जिन्होंने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होता है, वो कम से कम ये बात जानते होंगे कि जिन वर्ब्स के साथ में ऑब्जेक्ट लिखे होते हैं या लिखे जा सकते हैं वो ट्रांसिटिव होती हैं, सबने पढ़े होगा। अच्छा जिन वर्ब्स के साथ में केवल एक ऑब्जेक्ट लिखा जा सकता है, व्हाट का रिप्लाई या हुम का रिप्लाई, वो होती हैं मोनो ट्रांसिटिव। मोनो का मतलब वन, ठीक है। जिनके साथ में दोनों रिप्लाई लिखे जा सकते हैं, हुम का रिप्लाई भी व्हाट का रिप्लाई भी, वो होती हैं डाई ट्रांसिटिव। अब ये मुश्किल टर्म थोड़ी है, लेकिन हम ये बच्चों के साथ डिस्कस नहीं करेंगे। बच्चा आएगा हमसे पढ़ने और हम उसको उल्टा सीधा पढ़ाने लग जाएंगे। आई एज वेल एज यू लिखा हो तो आई के अकॉर्डिंग लिख देना, अरे ये तो अपने आप सीख जाएगा, तुम वो सिखा दो जिसको नहीं आता, ठीक है। हम क्या करते हैं, वो बेसिक टर्म्स ही गायब है हमारी लर्निंग से। सीधे क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर की बुक लगा लेना, वो क्वेश्चन लगा लेना, ठीक है, ये याद कर लो, वो याद कर लो, ये जो समझने वाली बात है ना, ये गायब रह जाती है, तभी हमें तुक्के मारने पड़ते हैं। मैं ऐसा नहीं कि मैं बहुत हाई फाई पढ़ाता हूँ, मेरे को लोग बदनाम बेमतलब में ये कर देते हैं कि मैं हाई फाई पढ़ाता हूँ, एडवांस पढ़ाता हूँ, जबकि सच्चाई है कि मैं अगर अपना असेसमेंट खुद करूँ तो मैं बहुत बेसिक पढ़ाता हूँ। वो अलग बात है कि कुछ क्वेश्चंस बहुत ऊंचे तक लेता जाता हूँ, लेकिन मैं शुरुआत हमेशा बेसिक से ही करता हूँ। लेकिन बच्चा इसको बेसिक नहीं मानता। बच्चा बेसिक मानता है किसे? नाउन नहीं, सब्जेक्ट और एग्रीमेंट। सब्जेक्ट और एग्रीमेंट उसको 3 हफ्ता पढ़ा दो, बहुत खुश, बहुत अच्छा बेसिक पढ़ाया। अच्छा वो इतना बाह्य चैप्टर होता है कि 1 घंटे में हो जाता है। बाकी चैप्टर तमीज से पढ़ा दो ना, मैंने सुबह वाले बैच में पढ़ाया है। तो वो बेसिक मानता है रूल को, एक्सेप्शन को, हिंदी को, ट्रांसलेशन को, मीनिंग को। वो इसको बेसिक नहीं मानता कि ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव, मोनो ट्रांसिटिव, डाई ट्रांसिटिव बेसिक है।
अब उसका तो खैर कुछ नहीं कर सकते, जिसके आंख पे इतनी बहरी वाली पट्टी बन गई है। तो ये डाइट्रांसिटिव वर्ब है, मोनोट्रांसिटिव वर्ब है। यहाँ से जो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था वो ये कि ट्रांसिटिव वर्ब्स दो टाइप की होती हैं, एक वो जिनके बाद में केवल व्हाट या केवल हुम का रिप्लाई लिखा जा सकता है, उन्हें हम कहते हैं मोनोट्रांसिटिव। कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके साथ में व्हाट या हुम दोनों के रिप्लाई लिखे जा सकते हैं, वो होते हैं डाइट्रांसिटिव। ठीक है, गिव है, टेल है, सेंड है, ठीक है, वो अपने आप पढ़ते रहोगे, जान जाओगे, इसमें कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो वर्ब का मीनिंग जानते रहोगे तो अपने आप जान जाओगे। जैसे हमने लिखा ही टोल्ड मी अ स्टोरी, तो मी एक ऑब्जेक्ट हो गया, स्टोरी एक ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। हाँ, ही टोल्ड मी अ स्टोरी तो वो दोनों हो गए। ही सेंट मी अ गिफ्ट, तो सेंट एक हो गया और गिफ्ट एक हो गया। तो ये जो गिव वर्ब होती है ना, डाइट्रांसिटिव होती है, इसके साथ दो ऑब्जेक्ट आते हैं। ध्यान से देखो, यहाँ पे एक ही लिखा हुआ है, एक ही लिखा है ना मी, एक तो अभी मिसिंग है, ठीक है। अब तुम्हें एक ऑब्जेक्ट चाहिए इसका। अच्छा, इन दोनों स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए एक स्टेटमेंट हो गया ही गेव मी और एक हो गया सच एडवाइस प्रूव्ड वर्थलेस। इन दोनों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन भी चाहिए। अब अगर तुम्हें कभी भी सच के साथ में कंजंक्शन और प्रोनाउन दोनों की जरूरत पड़े तो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा एज। अब पता क्या, ये बात एक छोटी सी है कि सच के साथ एज आएगा जब हमें रिलेटिव प्रोनाउन की जरूरत पड़े। अच्छा, एग्जांपल ऐसा होगा तो सटासट पकड़ में आ जाएगा, क्योंकि हमें दिख रहा है कि कंफ्यूजन और का सब्जेक्ट मिसिंग है। लेकिन वही कॉन्सेप्ट अगर इस क्वेश्चन पे अप्लाई करना पड़े तो हमें दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत क्यों हो जाएगी? क्योंकि इसके लिए हमें एक लेवल और लर्निंग का जानना पड़ेगा, हमें इसके लिए ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव, मोनोट्रांसिटिव भी जानना पड़ेगा। अच्छा, वो हम कभी डिस्कस करेंगे नहीं बच्चे के साथ, फिर बच्चा क्या करेगा, इसको गलत कर लेगा, उसको सही कर लेगा तो वो सारे हाथ पर मारने के बाद ना उसकी लर्निंग अधूरी रह जाएगी। हाँ बच्चे, ट्रांसिटिव वर्ब है और क्या, टेल लाइज लिखोगे ना तो लाइज ऑब्जेक्ट हो गया, टेल वर्ब ट्रांसिटिव हो गई, वो अलग बात है, उसका अपना कोई मीनिंग नहीं है, एम्प्टी वर्ब है। कहाँ पर? तो उसमें लिख लो बच्चे, वो तो अंडरस्टूड हो गया, हमने मान लो नहीं लिखा, अपना लिख लो उसको। देखो एक चीज मैं तुम्हें और बता दूं, हमने एक सेंटेंस लिखा ही सैंग स्वीटली, ठीक है, और हमने लिखा ही सैंग अ सॉन्ग। तो अब तुम सैंग को क्या कहोगे, ट्रांसिटिव या इंट्रांसिटिव? इस सेंटेंस में हम इसे कहेंगे ट्रांसिटिव, क्योंकि इसके बाद में व्हाट का रिप्लाई लिख रखा है सॉन्ग। इसमें हम कहेंगे इसे इंट्रांसिटिव। तो ये दो बातें होती हैं, ऐसा नहीं कि कोई वर्ब अगर ट्रांसिटिव है तो उसके बाद हमेशा तुम्हें ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। अगर जब जरूरत पड़े तो ऑब्जेक्ट लिखना बिना प्रिपोजिशन के, नहीं लिखना पड़ा तो उसको अंडरस्टूड छोड़ दो, ठीक है। जैसे हमने कहा ही फेल्ड अगेन, तो क्या हमें वास्तव में बताने की जरूरत है टेस्ट या एग्जाम? दैट गोज अंडरस्टूड, दैट गोज अंडरस्टूड। लेकिन अगर हम लिखना भी चाहें तो सही भी है, ठीक है भाई। जैसे हमने कहा कि ही फेल्ड द टेस्ट अगेन, तो टेस्ट लिख दिया तो ये ट्रांसिटिव वर्ब है, नहीं लिख रहे तो इंट्रांसिटिव है। तो दो चीजें होती हैं, एक होती है ट्रांसिटिव और एक होती है एवर ट्रांसिटिव। एवर ट्रांसिटिव का मतलब होता है जिसके साथ में ऑब्जेक्ट तुम्हें हमेशा ही लिखना पड़ेगा, बिना ऑब्जेक्ट के उसको लिख ही नहीं पाओगे। जैसे कि मेक, ही मेड अगेन। अब हमने ही फेल्ड अगेन लिखा, सही हो गया ना, ही मेड अगेन भी सही हो जाएगा क्या? इसका ऑब्जेक्ट जरूर लिखना पड़ेगा, क्योंकि फेल्ड तो चलो सिचुएशन से क्लियर होता है कि आदमी फेल क्या होगा, टेस्ट फेल होगा, एग्जाम फेल होगा, इंटरव्यू फेल होगा ना, तो वो सिचुएशन से क्लियर हो जाएगा। मेक का क्या सिचुएशन से क्लियर हो जाएगा, इसने क्या बनाया होगा, नहीं बता पाओगे ना, तो इसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ही मेड अ मिस्टेक अगेन, ही मेड द केक अगेन, कुछ भी लिख दो, अपना क्या फर्क पड़ता है। असल में पता क्या है, ये जो जिस तरीके से हम इंग्लिश डील करते हैं ना, इसके लिए जो सबसे बड़ी चीज चाहिए होती है वो ये होती है ओपन माइंड। ये ठीक है, तुम मेरे से पूछते जाना, लेकिन किसी चीज से बंधना मत, क्योंकि बंधा मैं भी नहीं हूं, बंधना तुम भी नहीं। कोई भी चीज तुम्हें लगे ना समझ में नहीं आ रही तो मेरे से पूछ लेना एक बार, वो मैं समझा दूंगा अपने लेवल पे। लेकिन किसी चीज को रट मत लेना कि मैंने कहा था तुमने रट मारा, ठीक है, चाहे मैंने कहा या किसी बुक में पढ़ा, क्योंकि जब बांध लेते हो ना तुम अपने को, तभी फिर आगे की ग्रोथ खत्म हो जाती है। इंग्लिश बड़ी मजे की लैंग्वेज है, इसमें बहुत से रंग हैं, वो धीरे धीरे सारे रिवील हमारे सामने होते जाएंगे, सब नीचे सामने आते जाएंगे, ठीक है। जब ये बात क्लियर हो गई हो, एक एग्जाम्पल और मेरा मन कर रहा है मैं पूछ लूं। I have never watched such a movie that he is talking about. क्वेश्चन फिर से वही,
सच के साथ दैट से या एस से? दैट सही है ये जो लिखा या गलत? सही कौन कह रहा है? सही कौन कह रहा है? कोई तो बोला, आवाज तो आई है। सही है, बताओ कैसे? हाँ हाँ ठीक है। एक छोटी सी बात तुमसे पूछूंगा बस। मैंने एक सेंटेंस लिखा, मोहन वेंट, ये सही है गलत? सही है गलत? हाँ सही है ना? सही है, ये सही है, वास्तव में सही है। मान लो मैंने लिखा मोहन वेंट टू, सही है गलत? सही है गलत? गलत है। पता है मैं समझाना क्या चाह रहा हूं? जैसे जब हम कोई वर्ब लिखते हैं तो उसके बाद व्हाट या हुम का रिप्लाई लिखते हैं, वो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। उसी तरीके से हम प्रीपोजिशन के साथ भी व्हाट या हुम का रिप्लाई लिखते हैं जो प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट होते हैं। ऐसे, ही कट द रोप विद अ नाइफ, जैसे हमने ये लिखा तो ये विद प्रीपोजिशन हो गई, नाइफ इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, कट वर्ब हो गई, रोप इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। तो जिस तरीके से वर्ब्स के बाद अपने ऑब्जेक्ट लिखे होते हैं वैसे प्रीपोजिशन के बाद भी लिखे होते हैं। अब क्या होता है, वर्ब का ऑब्जेक्ट लिखना कंपलसरी नहीं होता अगर वो वर्ब एवर ट्रांसिटिव ना हो। वर्ब के साथ तो चलो अगर कोई वर्ब ट्रांसिटिव भी है तो वर्ब ऑब्जेक्ट लिख दो या छोड़ दो। तो हम वर्ब को तो बिना ऑब्जेक्ट के लिख सकते हैं, वेंट तो खैर इंट्रांसिटिव वर्ब होती है, बिना ऑब्जेक्ट के लिखना हमेशा, लेकिन प्रीपोजिशन कभी बिना ऑब्जेक्ट के लिखी नहीं जाती। ये तुम्हारा सही है और ये गलत है। हम कभी किसी प्रीपोजिशन को बिना ऑब्जेक्ट के लिख नहीं सकते। वजह पता क्या होती है? प्रीपोजिशन की वजह डेफिनेशन बताओगे? हाँ यही होता ना कि अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट रिलेट्स अ नाउन और प्रोनाउन विद अदर वर्ड ऑफ द सेंटेंस। कि प्रीपोजिशन वो वर्ड होते हैं जिनका काम होता है किसी नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस के दूसरे वर्ड से रिलेट करना। वो नाउन या प्रोनाउन कहाँ है भाई? अगर प्रीपोजिशन यूज कर रहे हो तो इसका मतलब किसी नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करना चाह रहे होगे, कहाँ है वो नाउन या प्रोनाउन? तो तुम्हारा गलत हो गया। तो हम वर्ब को बिना ऑब्जेक्ट के यूज कर सकते हैं, प्रीपोजिशन तो बिना ऑब्जेक्ट के यूज ही नहीं हो सकती। तो ये तुम्हारा गलत हो गया। हमें ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, कुछ भी लिख दो, टू द मार्केट, टू द स्कूल, टू पार्क, जो चाहे मन में आए अपना लिख दो, नहीं तो ये गलत। इसका ऑब्जेक्ट बताना जरा एक बार भाई। प्रीपोजिशन तो अबाउट भी है, अब टू प्रीपोजिशन बिना ऑब्जेक्ट के नहीं आएगी तो आएगी अबाउट भी नहीं, जरा एक बार उसका ऑब्जेक्ट बताना। मैं जो तुम्हें समझाना चाहता हूं वो समझ लेना, ये इसको माइंड नहीं करना। आज तुम सीख पा रहे हो नहीं सीख पा रहे हो वो अलग बात है, बस ये देख लेना कि बातें समझाने का तरीका समझ में आ रहा है। ठीक है, चैप्टर तो हम कल से स्टार्ट करेंगे, सिलेबस कल से स्टार्ट करेंगे। आज से बस एक मौका तुम्हें दे रहा हूं कि तुम मुझे जान लो, मैं तुम्हें जान लो। मैं तो जानता हूं तुम्हें, ठीक है, तुम देख लो कि मुझे जान पाओगे कि नहीं जान पाओगे। क्योंकि अगर होता पता क्या, देखो इसमें कोई अफेंड मानने वाली बात नहीं कि तुम मुझसे कह दो मैं बुरा मान जाऊँ या मैं तुमसे कह दूं तुम बुरा मान जाओ। हर कोई हर किसी को हर किसी मतलब तरीके से सिखा नहीं सकता। क्या हर कोई आदमी हर किसी को पढ़ा लेगा? हर कोई आदमी हर किसी से पढ़ लेगा? नहीं पढ़ पाएगा। ना हर कोई हर किसी को पढ़ा देगा, ना हर कोई हर किसी से पढ़ लेगा। लेकिन हाँ अलग उनका तरीका एक मिल जाए, लर्निंग का तरीका सेम हो जाए तो फिर गजब होते हैं। अगर मान लो वो ज़बरदस्ती करनी पड़े रस्सा कस्सी यहाँ पे, तो फिर क्या फ़ायदा है? तो ये एक तुम्हारे लिए मौका है कि देख लो कि जिस तरीके से मैं चीज़ों को इंटरप्रेट करता हूँ, जैसे मैं एग्जांपल्स बिल्ड करता हूँ, क्या वास्तव में वही तुम्हारा सीखने का तरीका है? क्योंकि मुझे पता है इंग्लिश पढ़ाने के तरीके थोड़े से हटके होते हैं लोगों के, ठीक है। मेरा वो तरीका है नहीं, मैं बहुत बोरिंग तरीके से इंग्लिश पढ़ाता हूँ। ये इंटरेस्टिंग लगती है लेकिन थोड़े समय के बाद, शुरू में नहीं लगती। तो अगर तुम्हें लगता है कि नहीं ये लर्निंग पैटर्न ठीक है, ये हमारा काम करेगा और हम इस तरीके से अपने को मोल्ड कर लेंगे, ढाल लेंगे, नहीं तो हम इसी टाइप से सीखने वाले हैं, तो बहुत अच्छी बात है, बैठे रहना कल भी, नहीं तो नमस्ते करनी पड़ेगी हम लोगों को, ठीक है। तो बात जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, इनको माइंड नहीं करना, ये तो सब क्लियर कर दूंगा मैं बहुत ज़्यादा, लेकिन बस ये देखना कि वास्तव में सब अच्छा लग रहा है। ये जो हमने अबाउट लिखा है ना, इसका भी तो ऑब्जेक्ट मिसिंग है। अब छोटी सी बात है कि सच के साथ एज आएगा जब कंजंक्शन और रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए हो, लेकिन तुम्हें क्या पता कि कितनी ऐसी सिचुएशन बनेगी जब तुम यही नहीं जान पाओगे कि रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए कि कंजंक्शन चाहिए। ये तो रूल है भाई, ये तो हमने रूल याद कर लिया कि सच के साथ एज तब आएगा जब हमें रिलेटिव प्रोनाउन की जरूरत पड़े, लेकिन तुम एग्जाम्पल में पहचान ही नहीं पाओगे कि तुम्हें कंजंक्शन चाहिए कि रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए। याद करे रूल, बैठे रहो। हमने कितने रूल कितने शॉर्टकट याद कर रखे होते हैं, भरमार कर रखे होते हैं। पता चला कि हमारा
एक चैप्टर है और उसमें 150 रूल लिखे हुए हैं, हमने सारे याद कर लिए, पेपर वाले दिन हमें समझ में नहीं आ रहा कौन सा लगा दें, बैठे रहो। रूल बहुत याद है, 150, 200, 400, 1000 याद है, लेकिन पेपर वाले दिन कुछ पकड़ में नहीं आ रहा है कौन सा रूल इसमें सेट बैठेगा। तो फिर ऐसे रूल पढ़ने का क्या फायदा हुआ। तो बात तो छोटी सी है, सच के साथ एज कब आएगा, लेकिन अगर हम उसको पहचान ही ना पाए तब। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, यही दिक्कत करती रहती हैं। हमें ये नहीं पता कि वर्ब डाइट्रांसिटिव भी होते हैं, उसके बाद 2 ऑब्जेक्ट भी चाहिए होते हैं, हमने एक ही ऑब्जेक्ट को पूरा मान लिया। या हमें यही नहीं पता कि प्रीपोजिशन को भी ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, ठीक है। तो जब हमें ये बातें नहीं पता होंगी तो वो लर्निंग हमारी अधूरी रह जाएगी, वो रूल हमारे लिए आधा रह जाएगा बेकार का। कुछ एग्जाम्पल से काम कर जाएगा, कुछ पे गलती करवा देगा। तो ये जो अबाउट प्रीपोजिशन है ना, इसका तुम्हें एक ऑब्जेक्ट चाहिए और साथ ही साथ में एक ऐसा वर्ड चाहिए जो इन दोनों को जोड़ दे, ठीक है। तो हमें एक ऐसा वर्ड चाहिए जो इन दोनों स्टेटमेंट को जोड़ दे, और एक ऐसा वर्ड चाहिए जो इस अबाउट प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाए। ये काम रिलेटिव प्रोनाउंस करते हैं, सच के साथ एज लिखा करो सिमिलरिटी शो करने के लिए, क्योंकि बाकी रिलेटिव प्रोनाउंस सिमिलरिटी नहीं शो करते, एज ही सिमिलरिटी शो करता है। हो, होम, विच, दैट सिमिलरिटी नहीं शो करते, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एज लिखते, तो ये ऐसा हो जाएगा, आई हैव नेवर वॉच सच अ मूवी एज ही इज टॉकिंग अबाउट। अच्छा, मीनिंग ट्रांसलेशन में बहुत मना करता रहता हूँ कि मीनिंग ट्रांसलेशन के चक्कर में मत पढ़ा करो, उससे चीज़ें सीखनी मुश्किल हो जाती हैं। उससे सीखनी मुश्किल क्यों हो जाती हैं। मान लो हमने एक एग्जांपल लिखा है यहाँ पर, मोहन शैल गो टू फॉरेन फॉर अ ईयर। हमने कहा 1 साल के लिए वो बाहर जाएगा। ये सेंटेंस बच्चे सही है गलत है? ये सेंटेंस सही है गलत है? एक काम मेरे कहने से आज तुम लोग करना, जाके घर पे एक बार ना प्रॉब्लम जरूर पता करना। आज थोड़ा सा टाइम 1 घंटे का 1.5 घंटे का अपने का देना, और ये देखना कि इंग्लिश में हमारी प्रॉब्लम क्या है जो हमें दूर करने के लिए कोचिंग लेने की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। हमारे अंदर क्या कमी है जिस कमी को दूर करने के लिए हमें कोचिंग लेने की जरूरत पड़ रही है, वो ढूंढ लोगे ना तो तुम ये भी जान जाओगे कि उसका सोल्यूशन मेरे पास है या नहीं है। लगे है तो आना, नहीं लगे तो फिर नमस्ते करेंगे हम लोग भी। बता सही है? तुम कैसे ये बात जान गए कि सही है? मैं तुम्हारी कमियां तुम्हारे सामने ला रहा हूं धीरे धीरे, बस अब ये देखना तुम मानोगे इन चीजों को कि नहीं मानोगे कि कमी होती है। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, बहुत सही है। जुगनू, एक चीज के पीछे क्यों पड़ जाते हो? शैल क्यों? हो सकता है पूरा सेंटेंस वहां से लेकर यहां तक है, कहीं भी गलत हो सकता है, ठीक है। ये असल में ऐसे ही होता है, जब हमें इंग्लिश क्लियर नहीं होती ना तो हमें क्या लगता है, या तो सब सही लगता है या सब गलत लगता है। या तो हमें लगता है सब सही है, ओके, या हमें लगता है ये सब गलत है, वहां से मोहन ही गलत है, उसी को हटाओ पहले, सोहन लिखो, ठीक है। तो ये बदतमीजी होती है, ठीक है। तो धीरे धीरे क्लैरिटी आएगी ना तो हमारा कंसंट्रेशन डेवलप होगा। मतलब अभी हमें क्या है, गुरु जी के चरण भी दिख रहे हैं, पेड़ भी दिख रहा है, आसमान भी दिख रहा है, सब दिख रहा है। जैसे जैसे हमारी क्लैरिटी बढ़ेगी ना, हमारा फोकस बढ़ता जाएगा, फोकस बढ़ता जाएगा, फोकस बढ़ता जाएगा। फिर बस हमें वो चिड़िया नजर आएगी, फिर कुछ नहीं नजर आएगा। अच्छा, जब तक क्लैरिटी नहीं है ना तब तक हमें सब नजर आ रहा है। हमें शैल दिख रहा, मोहन दिख रहा, फॉर दिख रहा, ईयर दिख रहा। एक और तुमने देखो ना, बहुत और बच्चा होता है ना, तुम लोग तो खैर मेरे से नहीं क्वेश्चन पूछते, एक आधे ने कभी कोशिश की, मैंने ढंग से खींच दिया, वो दोबारा आया नहीं, ठीक है। बच्चे पता है कि आगे पूछते हैं कि जान लो हमने पेपर दिया, जाके पेपर दे रहे हैं। अब पेपर वाले दिन हम सबसे पहले सेंटेंस में देखें क्या? टेंस देखें, नाउन देखें, प्रोनाउन देखें, वर्ब देखें, ये सच देखें, एज देखें, दैट देखें, क्या देखें? वास्तव में तुम्हें लगता है इसका कोई सीक्वेंस बन सकता है क्या? इसका कोई सीक्वेंस बताया जा सकता है? अब जिसको इतनी समझ नहीं है कि वो पूछ क्या रहा है, उसको मैं आंसर क्या दूं? जो एक ऐसा क्वेश्चन मुझसे पूछ रहा है उसको खुद पता होनी चाहिए, क्वेश्चन ही नहीं बनता पूछने वाला, ठीक है। अब मान लो मैं कोई तुम्हें सीक्वेंस बता भी दूं तो तुम इस सीक्वेंस को फॉलो करोगे, तुम्हें लगता नहीं कि तुम्हारा पेपर छूट जाएगा? अगर सेंटेंस में एक एक चीज ढूंढोगे तब तो तुम्हारा पेपर ही छूट जाएगा। ये जो हमारे पास 3-4 महीने होते हैं ये सीखने के होते हैं ना, लेकिन हम क्या करते हैं, ये जो सीखने का टाइम होता है ना, इसको तो हम पूरा दे देते हैं प्रैक्टिस में। ये जो हमारे पास 3-4 महीने कोचिंग के होते हैं ना एग्जाम से पहले, ये हमारा टाइम होता है जब हमें अपनी कमियां दूर करके अपने को फोकस डेवलप करना चाहिए, ठीक है। तब हम क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहते हैं। अच्छा, वो प्रैक्टिस होती नहीं, वो होता रट्टा है, लेकिन हम उसको कहते हैं प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस कब करी जाती है? जब हमने कुछ सीख लिया, हमें कुछ आता है, हमारा पेपर है दूर, तो हम भूल ना जाए तो हम प्रैक्टिस कर लेते हैं कि ऐसा है कि जो हमने सीखा है ऐसा ना हो कि दिमाग से निकल जाए, तो चलो प्रैक्टिस करते हैं। सीखा साखा कुछ नहीं है, रूल याद कर रखे हैं, रूल नंबर 150, रूल नंबर 500, और उसको रट्टा मार रहे हो, उसको प्रैक्टिस कह रहे हैं।
तो जब हम बदतमीजी देते हैं कि जब सीखने का टाइम था तब तुम प्रैक्टिस करते रहे, रोज असाइनमेंट डिस्कस करते रहे, रोज तुम ये नाटक करते रहे, तब तुमने सीखा समझा तो कुछ नहीं। अब तुम उल्टी उल्टी बातें आगे पूछते हो कि पहले नाउन देखेंगे, पहले प्रोनाउन देखें। जब सीखने का टाइम था तो सीखा क्यों नहीं? प्रैक्टिस तो पेपर के आने से पहले की जाती है ना। तुम तैयारी के टाइम में प्रैक्टिस करने लग गए, बड़े आइंस्टाइन थे। कोई आइंस्टाइन थोड़ी हो तुम लोग जो भी प्रैक्टिस करोगे। अभी हम सीख लेते हैं, बाद में प्रैक्टिस कर लेंगे। प्रैक्टिस में कौन सा ज़्यादा टाइम लगता है? बात समझ में आ जाए तो प्रैक्टिस तो जल्दी से हो जाती है, बात समझ में ना आए तो प्रैक्टिस कितनी भी कर लो वो अधूरी रह जाती है। ये जो बात है ना बच्चे की, ये इतना कॉमन क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि बहुत बार आया भी होगा। अब फिर भी देखो, एक चीज बच्चे छोटी सी और बता दो, तुम इस फॉरेन वर्ड का मतलब क्या समझते हो? हाँ, हिंदी में बोल दे, अंग्रेज बाहर। देखो अब आ गया अपनी पे। बाहर क्या होता है? चमकाऊंगा भी। यहां देखो, विदेश माने इसका, विदेश मान लें, चल बढ़िया। मैं तुम्हें बस ये दिखा रहा हूं कि हमारे साथ क्या कमियां होती हैं कि जिसकी वजह से हमें इंग्लिश सीखने में टाइम लगता है। एक तो कमी होती है रूल, दूसरा होता है एक्सेप्शन, तीसरा होता है बिना समझे प्रैक्टिस। सीखा है नहीं तो प्रैक्टिस क्या है कि, ये तो प्रैक्टिस तुम्हारे लिए टाइम खराब करवाएगी। तीसरा ये होता है मीनिंग, कि हम किसी भी सेंटेंस को चेक करने के लिए ना बेसिक स्टैंडर्ड का यूज ना करके, फंडामेंटल्स का यूज ना करके मीनिंग का यूज करते हैं। हम मीनिंग निकालते हैं, बोलकर देखते हैं, बोलने में अच्छा लग रहा है, सही है, ठीक है। ये चीज़ें ना हमें छोड़नी है। मैं तुम्हें इनका ध्यान इसलिए दिलवा रहा हूँ क्योंकि हमें ये पता चलता रहना चाहिए, ये चीज़ें हमें छोड़नी है। एक्सेप्शन हो गया, एक वर्ड और होता है बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, वो भी सुपरफ्लुअस, ठीक है। एक और वर्ड होता है बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, फ्रेज है। ये फ्रेज है, ये सुपरफ्लुअस है, ये मीनिंग निकालना, ये प्रैक्टिस है, ये एक्सेप्शन है, ये रूल है। ये बदतमीजी तो हमें नहीं इंग्लिश सीखने देती। कोई सुपरफ्लुअस कुछ नहीं होता, कोई रूल एक्सेप्शन कुछ नहीं होता। यहाँ पे हम इतने दिन पढ़ेंगे, तुम देखना कभी कोई आया तो मुझे बताना। ये केवल गोली देने के बहाने हैं, खुद को हम गोली दे लेते हैं इनके बहाने। ये सुपरफ्लुअस है, अच्छा इसलिए गलत हो गया, कुछ नहीं होता सुपरफ्लुअस, ठीक है। ये जो फॉरेन वर्ड लिखा है ना, इसका मीनिंग ना निकाल के अगर तुम्हें मैं ये समझाऊं कि ये वर्ड एडजेक्टिव होता है तो क्लैरिटी आए, तो फोकस डेवलप हो, ठीक है। असल में होता क्या है, हम इसका मतलब मानते हैं विदेश, ठीक है। लेकिन एक चीज़ देखना, अगर हम इसको थोड़ा सा जनरलाइज कर लें और एक एग्जांपल लिख दें फॉरेन कंपनीज, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा अब ऐसा रह गया होगा क्लास में जो ये ना जान गया होगा इसका मतलब विदेशी होता है। ये बात मैं केवल अभी मीनिंग ही कर रहा हूँ। जैसे कोई वर्ड होता है, अगर तुम्हें उस पर डाउट हो तो उसको थोड़ा सा ना जनरलाइज कर लो। एक दो एग्जाम्पल उसके कोई ऐसे सोच समझ लो जो कि आम लाइफ से हो, कोई फिल्म से, कोई कहानी से, कोई परिवार से, समाज से, और उसमें उस वर्ड का यूज करके देखो तो बहुत जल्दी तुम जान जाओगे कि वो सही है या गलत है। जैसे हमने फॉरेन कंपनीज लिखा तो हम तुरंत जान गए कि अरे फॉरेन वर्ड का मतलब विदेश नहीं तो विदेशी है। एक दो एग्जांपल और लिख लेते हैं, फॉरेन टूरिस्ट, फॉरेन लैंग्वेज, फॉरेन कल्चर। तो तुम्हें एक बात समझ में आ जाएगी कि विदेश, इसका मतलब विदेश नहीं विदेशी होता है। तो हमने मीनिंग गलत निकाल लिया था, वो मीनिंग था नहीं जो हमने समझ लिया था। जो दूसरी काम की चीज मैं समझाना चाह रहा हूं वो ये है कि ये वर्ड एडजेक्टिव है जो नाउन्स को डिस्क्राइब करने का काम करता है, ठीक है भाई। लैंग्वेज है, टूरिस्ट है, कंपनीज है, कल्चर है, ये सारे वर्ड्स नाउन है। फॉरेन उनका डिस्क्रिप्शन है, एडजेक्टिव, ठीक। अब यहां पे देखो, हमने फॉरेन एडजेक्टिव लिख रखा है, नाउन नहीं लिखा। एक चीज बताना, क्या हम किसी नाउन को एडजेक्टिव के बगैर यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या हम किसी एडजेक्टिव को बिना नाउन के यूज कर सकते हैं? कॉमन सेंस वाली बातें हैं, इनमें क्या रूल बनाओगे, क्या एक्सेप्शन बनाओगे, ये तो कॉमन सेंस है। अब मान लो जो इतना भी नहीं समझ पाता फिर उसको तो तैयारी नहीं करनी चाहिए कंपटीशन की। जो ये भी ना समझ पाए कि नाउन के बगैर एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बगैर नाउन यूज हो सकता है कि नहीं हो सकता, फिर उसको तो पढ़ाओ ही मत सर को, फिर जाने दो उसे घर। क्यों उसकी जेब काट लोगे बेमतलब में? तो ये तो कॉमन सेंस की बात है, कोई भी जान जाएगा भाई एडजेक्टिव का काम नाउन्स को डिस्क्राइब करना होता है। अगर नाउन है ही नहीं तो एडजेक्टिव डिस्क्राइब किसे करेगा, तो गलत हो जाएगा। अब देखो हमने यहाँ पे एक एडजेक्टिव लिख रखा बिना नाउन के, ये गलत हो गया, ठीक है। एक दूसरी गलती देखो, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि टू, जो मतलब टू क्या कोई भी प्रीपोजिशन हो उसके बाद हमें उसका ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है। तो अब ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन प्रोनाउन होते हैं, कहाँ है नाउन? ये तो एडजेक्टिव है तो ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं। तो ये दो गलतियां हैं। लेकिन जब हम मीनिंग निकालते हैं ना तो हमें ये पता ही नहीं चल पाता कि प्रीपोजिशन है कि उसको ऑब्जेक्ट भी चाहिए, कि वो एडजेक्टिव है कि एडजेक्टिव नाउन के बगैर आता है, कि नाउन एडजेक्टिव के बगैर आता है। तो ये फंडामेंटल्स हम डिस्कस नहीं करते क्लास में अपने बच्चों के साथ, ठीक है। हम उनको बस बता देते हैं अब्रॉड आएगा, ये आएगा, वो आएगा। उसको अगर समझा दो तो एक दो जगह और भी नए एग्जांपल्स में इसको अप्लाई कर लेगा। तो कुल मिला के ये सेंटेंस हमारा है गलत, क्योंकि हमने एडजेक्टिव बिना नाउन के लिख रखा है और प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट नहीं लिख रखा, ठीक है। अब इसको सही करने का एक जो सबसे आसान तरीका है वो तो है कि इसके बाद में कोई नाउन लिख दो। मोहन शैल गो टू फॉरेन कंट्री, फॉरेन यूनिवर्सिटी,
फॉरेन, कंपनी, कुछ भी लिख दो, तो जो हम यहाँ पे नाउन लिखेंगे ये एडजेक्टिव उस नाउन को डिस्क्राइब करेगा और वही नाउन इस टू प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। सही हो जाएगा। एक दूसरा एग्जाम्पल भी मैं तुम्हें दे रहा हूँ कि हटाओ फॉरेन वर्ड और इसकी जगह अब्रॉड लिख दो। अच्छा, अब्रॉड का मतलब विदेश होता है, लेकिन एक चीज देखना, अब्रॉड वर्ड जो हमने लिख दिया है, क्या ये वर्ड किसी जगह का नाम है? नाम तो है नहीं। नाम तो श्रीलंका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, ठीक है। अब्रॉड तो नाम नहीं है। अगर ये नाम नहीं है ना, तो फिर ये नाउन नहीं है, ये एडवर्ब है। पहले से पता हो तो ठीक है, नहीं तो आगे ध्यान देना। देखो मैं ऐसे बता देता हूं, जो वर्ड व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ को रिप्लाई करते हैं ना, वो एडवर्ब्स होते हैं। व्हेन को रिप्लाई करने वाले एडवर्ब टाइम होते हैं, वेयर को रिप्लाई करने वाले एडवर्ब प्लेस होते हैं, वाई को रिप्लाई करने वाले एडवर्ब रीजन होते हैं, हाउ को रिप्लाई करने वाले एडवर्ब मैनर होते हैं। व्हेन, वेयर, वाई, हाउ के रिप्लाईज होते हैं वो वर्ड्स एडवर्ब होते हैं। हाउ का रिप्लाई एडवर्ब मैनर, वाई का रिप्लाई एडवर्ब रीजन, वेयर का रिप्लाई एडवर्ब प्लेस और व्हेन का रिप्लाई एडवर्ब टाइम। अगर वो नाम है तो फिर वो नाउन हो जाएगा। अब्रॉड नाम है नहीं, सबको पता है। वेयर का रिप्लाई है तो एडवर्ब प्लेस हो गया, ठीक है। क्या एडवर्ब प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट बन सकते हैं? तो ये लो, तुम्हारे टू भी गलत हो गया। तो ये सेंटेंस हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, मोहन शैल गो अब्रॉड फॉर अ ईयर, तो ये सही जाएगा। अब ये मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके लिए हमें बहुत सी बातें नई सीखनी समझनी पड़ेंगी। अच्छा होता है कि जब ये बातें हमें समझ में आती है कि हाँ भाई ये प्रीपोजिशन है, इसको ऑब्जेक्ट चाहिए, एडजेक्टिव को नाउन चाहिए, तो फिर हमारा धीरे धीरे ना उस लैंग्वेज में या उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप होता है। इंटरेस्ट डेवलप होता है, फिर धीरे धीरे हम उसको टाइम देते हैं तो हमारा फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है, हमारी इंप्रूवमेंट हो जाती है। रट्टा वट्टा मारते हैं बिना सिर पैर के, फिर वो कंसंट्रेशन कभी बनता नहीं, इंटरेस्ट कभी बनता नहीं, वो सीखना नहीं सीखना सब रहता बराबर है, घूम घाम के। ये जो छोटी सी बात तुम्हें मैंने समझा दी कि अब्रॉड के साथ में हमने टू क्यों नहीं लिखा। अब देखो, मैं कितने एग्जाम्पल हमारे पेपर में आते हैं, हम तो कभी उनको ध्यान नहीं देते ना, बस आंसर याद कर लेते हैं। ही हैज बीन लिविंग इन अब्रॉड फॉर 5 years। देखो कुछ आया, फायदा हुआ? ठीक है, जैसे हमने लिखा ही हैज बीन लिविंग इन अब्रॉड फॉर 5 years। अब या तो अब्रॉड हटा के कोई नेम लिख दो, ऑस्ट्रेलिया लिख दो, अमेरिका लिख दो, जापान लिख दो, कुछ भी लिख दो। और नहीं तो अब्रॉड अगर लिखोगे ना तो ये एडवर्ब है और ये प्रीपोजिशन तुम्हारी गलत हो गई, ठीक है, उसको हटा लो। फिर हमने एक सेंटेंस लिखा, आई शैल गो टू होम लेट टुडे। आज तो मैं घर देर से जाऊंगा। ध्यान देना, मैंने कॉन्सेप्ट नहीं चेंज किया, मतलब उस कॉन्सेप्ट में केवल क्वेश्चंस चेंज कर रहा हूं कि वो एक छोटी सी बात अगर तुम्हें समझ में आ जाएगी तो उससे कितने टाइप के क्वेश्चंस अपने आप होने लग जाएंगे। नहीं सही है बेटा, नहीं सही है। एक चीज देखो, अगर ये होमवर्ड नाउन हो तो ये बिना आर्टिकल के, बिना डिटर्मिनर के नहीं यूज होगा। कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिना डिटर्मिनर के नहीं यूज होता। एक चीज। दूसरी बात जो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं वो ये कि होमवर्ड जो होता है ना, एक्चुअल में एक एडवर्ब होता है। एडवर्ब ऑफ प्लेस, वेयर का रिप्लाई, ठीक है। जैसे देखो, कोई पर्सन जंगल में रहता है तो जंगल उसका होम हो गया, ठीक है। शहर में रहता है, शहर उसका होम हो गया। गांव में रहता है, गांव उसका होम हो गया। तो ये होम क्या किसी जगह का नाम है? अरे भैया, किसी जगह का नाम है क्या? नाम तो नहीं है। अगर शहर को भी होम कह रहे हो और जंगल को भी होम कह रहे हो, गांव को भी होम कह रहे हो, तो होम का मतलब कोई पर्टिकुलर प्लेस है, कोई नेम तो नहीं है। तो ये वेयर का रिप्लाई एडवर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया। ये लो तुम्हारी प्रिपरेशन फिर से गया। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, आई शैल गो होम लेट टुडे। तो जो होम वर्ड होता है ना, ये भी अगर हम इसको जनरल सेंस में यूज करें तो ये एडवर्ब भी होता है, बिना प्रिपरेशन के लिखा करो। जैसे हम लिख दें ही रिटर्न टू हिज होम, तो ये टू, अगर हम लिख दें ही रिटर्न टू होम तो वो टू गलत हो जाएगा, उसको बिना उसके लिखना। लेकिन रट्टा मत मार लेना। मान लो मैं एक एग्जांपल यहाँ पे ये लिख दूं, आई शैल गो माई होम लेट टुडे। क्या तुम होम को अब भी एडवर्ब कह सकते हो? अब नहीं कह पाओगे। अब पता क्यों नहीं कह पाओगे? क्योंकि अब उसके साथ जो हमने माई लिख दिया ना, पजेसिव केस का डिटर्मिनर, इसकी वजह से नाउन बन गया। इंग्लिश लोग इसलिए नहीं सीख पाते, मतलब इसलिए मुश्किल हो जाती है क्योंकि वो इतना ओपन माइंड होते नहीं, वो चीज़ों को याद कर लेना चाहते हैं। वो मैंने कहा कि होम एडवर्ब वो याद कर लेगा,
फिर मैं उसको अगर समझाऊं भी कि होम नाउन होता है तो वो समझना उसको मुश्किल हो जाएगा। मैं इसीलिए कह रहा था कि किसी चीज़ से बंधना मत। कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो मैं यहाँ पर हूँ, मुझसे पूछ लेना, लेकिन बंधना मत। बंध जाओगे तो तुम बेमतलब अपने साथ नुकसान कर लोगे। मैं तुम्हारे साथ कोई बेईमानी नहीं करूँगा, लेकिन बस तुम ना चूक जाना, मतलब कहीं मतलब तुम चूक जाना, ऐसा ना हो तुम ही अपने धर लो। तो अगर हम माई लिख रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये नाउन हो गया। अगर ये नाउन हो गया तो इसका मतलब ये इस गो वर्ब का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। लेकिन अगर तुम जानते हो तो ठीक है, नहीं तो ये वर्ब इंट्रांसिटिव होती है, इसका तो ऑब्जेक्ट आते नहीं है। प्रीपोजिशन लिख दो। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, आई शैल गो टू माई होम लेट टुडे। तो जब हम होम वर्ड को जनरल सेंस में यूज करते हैं तो इसका मतलब रेजिडेंस होता है और ये एडवर्ब होता है। अगर हम उसके साथ कोई डिटर्मिनर लिख दें, डिटर्मिन कर दें, स्पेसिफाई कर दें, माई, योर, दिस, दैट, न्यू, ओल्ड, तो फिर ये एडवर्ब हो जाता है। एडवर्ब हो जाता है तो प्रीपोजिशन लिखो, वो एडवर्ब होता है, नाउन हो जाता है तो फिर उसके बाद में प्रीपोजिशन लिखो। बेटा एक चीज बता, आज मंगलवार है, ये बात इंग्लिश में कहनी है मुझे, कैसे कहूँ? एक चुप रहो बाकी। आज मंगलवार है, मुझे बात इंग्लिश में कहनी है, कैसे कहूँ? टुडे इज ट्यूजडे। पड़ोसी जल्दी बोलना। हाँ देखो ये पढ़ा लिखा है, तू चमकाऊंगा तेरे को। टुडे इज ट्यूजडे। यहाँ देखो एक चीज समझना, हमने एक सेंटेंस लिखा, वी met him there on yesterday। yesterday क्या नाम है किसी दिन का? देखो तो एक बार। अरे yesterday नेम है क्या? नहीं है। when का रिप्लाई है क्या? when का रिप्लाई तो है ही है भाई। जैसे हमने लिखा वी met him there when, तो ये आ गया on yesterday। अब yesterday नेम तो है नहीं, क्योंकि हमें पता है जो डे नेम्स होते हैं वो मंडे टू संडे होते हैं। उसमें yesterday कहीं नहीं होता। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ठीक है। अब ये जो वर्ड्स बच गए, यस्टरडे है, टुडे है, टुमारो है, ये फिर क्या है? अगर नाम नहीं है तो एडवर्ब भी होंगे। व्हेन, वेयर, व्हाई का रिप्लाई एडवर्ब होता है। टुडे है, टुनाइट है, टुमारो है, ठीक है, ये हमारे एडवर्ब्स हैं। एडवर्ब प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कैसे? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट तो नाउन या प्रोनाउन होते हैं, तो फिर ये ऑन फिर से गलत हो गया। तो हमें इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, वी मेट हिम देयर यस्टरडे। अब मान लो अगर हम ये यस्टरडे नहीं लिखें, यहाँ पे मंडे लिखें, संडे लिखें, ट्यूसडे लिखें, तो ऐसे हो जाएगा। मैं कहता हूं कि मीनिंग निकालना इसीलिए मुश्किल होता है क्योंकि मीनिंग से हम ये नहीं जान पाते ना क्या एडवर्ब है क्या एडजेक्टिव है। मीनिंग तो हमने हिंदी में निकाला, खुश हो गए, लेकिन हमें एक्चुअल में ये जानना है कि एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है, क्योंकि उससे हमारे क्वेश्चन सही होंगे। फंडामेंटल्स उसे कहते हैं, फंडामेंटल्स हिंदी को नहीं कहते। तो अगर हम यहाँ पे संडे मंडे लिख दें तब तो ये ऑन सही है, लेकिन यस्टरडे तो एडवर्ब है, एडवर्ब प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं होता, इसको हटा दो। अब जैसे इस बच्चे ने कहा कि टुडे इज ट्यूसडे। अब मुझे लगता है तुम ये बात जान पा रहे हो कि टुडे इज ट्यूसडे गलत क्यों है? क्योंकि ये टुडे एडवर्ब है, ये सब्जेक्ट नहीं बनेगा। इंग्लिश में सब्जेक्ट क्या होते हैं? नाउन या प्रोनाउन। अगर ये नाउन हो तब तो सही है, लेकिन ये नाउन तो है नहीं, ठीक है, तो ये सब्जेक्ट तो बनेगा नहीं। तो हम इसको लिख देंगे इट इज ट्यूसडे टुडे, जो उस दूसरे बच्चे ने बताया, इट इज ट्यूसडे टुडे। अब देखो ये इट हो गया हमारा सब्जेक्ट। ट्यूसडे अगर तुम समझ पा रहे हो तो ये कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट वगैरह क्या होते हैं वो जब वर्ब पढ़ाएंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये नाउन है, कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा, ये प्रोनाउन है, सब्जेक्ट बन जाएगा। अच्छा, टुडे जो होता है ये एडवर्ब होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम, व्हेन को रिप्लाई करता है, लास्ट में लिखे जाते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम, तो ये अपने लास्ट में आ गया, ठीक है। जैसे मैंने लिखा आई एम इल टुडे, तो ये जो टुडे एडवर्ब है, व्हेन का रिप्लाई ये लास्ट में आएगा, व्हेन का रिप्लाई आई एम इल, व्हेन एम आई इल, तो ये लास्ट में आ गया एडवर्ब ऑफ टाइम, तो वैसे ही यहाँ पे आ गया। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे इट इज ट्यूसडे टुडे। अब होता क्या है, ये इट कहाँ से आ गया, ये बात हाँ एक छोटी सी रह गई कि भाई इट कहाँ से आ गया, इट की तो हम कोई बात ही नहीं कर रहे थे। तो ये एक्चुअल में हमारा इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट होता है। इट जो होता है ना, ये इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट होता है, और इसको हम यूज करते हैं सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए। कौन से सब्जेक्ट्स? जो टाइम, डेट, डे, टेम्परेचर, वेदर, सीजन, डिस्टेंस के लिए यूज होते हैं। टाइम, डेट, डे, टेम्परेचर, वेदर, सीजन, डिस्टेंस, जो सब्जेक्ट्स इन क्वांटिटीज को रेफर करने के लिए यूज होते हैं ना, ये उनका इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट होता है। उनको इंट्रोड्यूस करने के लिए इसे हम लिखते हैं, ठीक है, इट इज इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट। इसके अलावा एक इट का और भी यूज होता है।
एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा पहले, जिससे पूछूंगा बताए, उसके बाद समझाते हैं उसमें क्या। मैंने एक सेंटेंस लिखा, इट वर यू हु गॉट लेट। इट वर यू हु गॉट लेट। आजा बेटा, ये सेंटेंस लिखा, इट वर यू हु गॉट लेट, ये सही है गलत? ए चुप रहो, बता, सही करो। वॉज आएगा, यू के साथ वॉज आएगा या वर आएगा? हाँ, अब देखो ये जो हमने दूसरा सेंटेंस लिखा है ना, इसमें हमारा एक्चुअल में सब्जेक्ट जो है वो इट नहीं है, यू है, लेकिन उस यू को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमने इट लिख दिया। मैंने कहा नहीं, इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट होता है। अगर मान लो हम ऐसे लिख दें, यू गॉट लेट, तो इस सेंटेंस का मतलब भी लगभग वही है जो इसका मतलब है भाई, यू गॉट लेट एंड इट वर यू हु गॉट लेट। ठीक है, दोनों का मीनिंग लगभग सेम है, बस इतना है कि वहां पे हम इस बात को स्ट्रेस कर रहे हैं कि तुम ही लेट हुए थे। तो इट को एक तो हम इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट बना के तब यूज करते हैं जब हमें टाइम, डेट, डे, टेम्परेचर, वेदर, सीजन और डिस्टेंस को रेफर करना होता है। जैसे हमने कहा इट इज 5 PM, ठीक है, इट इज संडे, इट इज मंडे, इट इज रेनिंग, इट इज हॉट, इट इज कोल्ड। और दूसरा हम इट को तब भी ऐसे यूज करते हैं इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट जब हमें किसी नाउन या प्रोनाउन को स्ट्रेस करना होता है, स्ट्रेस करने के लिए। तो अगर हम ऐसे लिख दें यू गॉट लेट तो भी सही है, अगर हम लिख दें इट वर यू हु गॉट लेट तो भी सही है। वो मीनिंग स्ट्रेस्ड है, उसमें हम इस बात को स्ट्रेस कर रहे हैं कि तुम ही लेट हुए थे, मतलब किसी और को ब्लेम करने की कोशिश नहीं करो। अब ध्यान देने वाली बात क्या होती है कि जो यू हमने लिखा है ना, ये वर्चुअल सब्जेक्ट है, मतलब वो अलग सब्जेक्ट है, लेकिन सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वो इट है, और इट सिंगुलर होता है तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब आ जाएगी यहाँ पे वॉज। भाई जब इट सब्जेक्ट है तो वर्ब उसके लिए सिंगुलर लिख दो, तो ये ऐसा हो जाएगा, इट वॉज यू हु गॉट लेट। अब ये जो क्वेश्चंस है ना हमारे, ये तो सीधे सीधे हमारे सिलेबस के क्वेश्चंस हैं, पेपर में इसी टाइप के आते रहते हैं, तो हमें ये लिखना पड़ेगा, इट वॉज यू हु गॉट लेट। अब यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये बात अभी तक समझ में नहीं आई हुई है, उन्हें अच्छी नहीं लगी होगी कि यू के साथ में हमने वॉज क्यों लिख दिया। एक उनके लिए मैं क्वेश्चन और लिख देता हूँ, इट इज आई हु गॉट लेट। ये सही है गलत? हाँ, क्यों गलत क्यों? अरे मैं ऐसे लिख दूं, इट इज आई हु गॉट लेट, तो ये सही है गलत? सही है। अच्छा, अगर ये सही है तो ये जो वर्ब हम इज लिख रहे हैं, ये इट के अकॉर्डिंग यूज हो रही है, आई के अकॉर्डिंग? इट के अकॉर्डिंग यूज हो रही होगी, क्योंकि अगर आई के अकॉर्डिंग यूज होती तो एम आता। अब फिर से बताना, ये जो यहाँ पे यू के अकॉर्डिंग वर्ब लिखा था या इट के अकॉर्डिंग वॉज लिखा है, इनमें से कौन सा सही? वॉज ही सही है ना। अब होता क्या, अगर हम यू लिखेंगे तो हमें बोलने में अच्छा लगेगा इट वर यू, लेकिन वहां पे अच्छा लगेगा इट इज आई। अगर हमें ये बात ही क्लियर हो जाए कि इट सब्जेक्ट होता है, वर्ब उसके अकॉर्डिंग आएगी, इससे क्या लेना ना यू से और आई से, तो नाम यहाँ कन्फ्यूज हो ना वहाँ कन्फ्यूज हो। यहाँ पे जो हमें गलत है वो सही लगता है, यहाँ पे हमें इट वर यू सही लगता है, यहाँ पे हमें इट एम आई गलत लगता है, यहाँ पे जो गलत है वो गलत लगता है, यहाँ पे जो सही है वो गलत लगता है। ऐसा तभी होता है कि जब हमें ये बेसिक टर्म्स नहीं पता होते हैं कि ये इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट है, वर्ब इसके अकॉर्डिंग आएगी, इसके अकॉर्डिंग नहीं आएगी। ठीक, तुम लोग आज जाना नहीं चाह रहे हो, क्या बात है? इट इज मी दैट ट्रस्टेड सरल मोस्ट। आंसर बता दो। इट इज मी दैट ट्रस्टेड सरल मोस्ट। और फिर हम लोग चलते हैं। हाँ, आया मी की जगह आई आएगा, लो मुझे पता ही नहीं, मैं एक फिर और लिख देता हूँ, इट इज आई दैट सरल ट्रस्टेड मोस्ट। ये जो नहीं, द मोस्ट नहीं, मोस्ट सही है। अच्छा एक चीज देखो, ये हमने कहा इट इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट है जो किसी को इंट्रोड्यूस करने के लिए लिखा जाता है। ये इंट्रोड्यूस कर रहा है इस मी को, और ये इंट्रोड्यूस कर रहा है इस आई को। ठीक है, इसी को इंट्रोड्यूस कर रहा है। ये मी किसे रेफर कर रहा है? इस दैट को, और ये आई किसे रेफर कर रहा है? इस दैट को। अगर तुम पहचान पा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो ये जो दैट है ना, ये इस ट्रस्टेड वर्ब का सब्जेक्ट है,
और ये जो दैट है ये इस ट्रस्टेड वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ये दैट ऑब्जेक्ट इसलिए है क्योंकि इसका सब्जेक्ट सरल है, और ये सब्जेक्ट इसलिए है क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट सरल है। फिर से देखो समझना, ये जो ट्रस्टेड है ये वर्ब है, ठीक है। अगर हम सरल को ट्रस्टेड के बाद लिख रहे हैं, वर्ब के बाद लिख रहे हैं, तो ये सब्जेक्ट तो होगा नहीं, तो इसका सब्जेक्ट फिर कौन हुआ? दैट। अच्छा, अगर हम ट्रस्टेड वर्ब से पहले सब्जेक्ट लिख रहे हैं तो ये ऑब्जेक्ट तो होगा नहीं, सरल सब्जेक्ट होगा। तो अगर ये सब्जेक्ट है तो फिर ऑब्जेक्ट कौन हुआ? ये दैट। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बात कही थी ये हु है, हुम है और विच है और दैट है, ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस वो वर्ड होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन को रेफर करने के लिए, रिलेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे ये दैट आई को और ये दैट मी को रिलेट कर रहा है, लेकिन अगर ये प्रोनाउन है और उसको रिलेट कर रहा है तो ये भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ तो होगा, तो हमें ये पता करना है क्या। सेंटेंस में हमने देखा तो ये दैट सब्जेक्ट निकला और ये दैट ऑब्जेक्ट निकला, तो इसका मतलब ये जो मी यूज़ हो रहा है वो इस दैट के लिए यूज़ हो रहा है जो कि सब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट को रेफर करना है जो कि सब्जेक्ट है तो इसको भी सब्जेक्टिव केस में लिखो आई। ये आई इस दैट को रेफर कर रहा है जो कि ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट को रेफर करने के लिए आई यूज कर रहे हो तो ऑब्जेक्टिव केस लिखो मी। तो ये पता क्या हो जाएगा, ये हमारा सेंटेंस ऐसा हो जाएगा, इट इज आई दैट ट्रस्टेड सरल मोस्ट, ठीक है, एंड इट इज मी दैट सरल ट्रस्टेड मोस्ट। नहीं समझ में आया क्या? नहीं आया तो देखो बता देता हूं, ये इट इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट होता है ना, इसके थ्रू हम नाउन प्रोनाउन को इंट्रोड्यूस करते हैं। ये इट किसे इंट्रोड्यूस कर रहा है, सरल को या दैट को? सरल को तो नहीं कर रहा होगा ना, दैट को ही कर रहा होगा। तो इस दैट को रेफर करने के लिए हमने यहाँ पे एक प्रोनाउन और यूज किया, मी। अच्छा, ये जो दैट है वो हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट है, अगर सब्जेक्ट को रेफर करने के लिए यूज करोगे तो आई या मी? आई। यहाँ पे ये इट इंट्रोड्यूस कर रहा है इस दैट को, और इसी दैट को रेफर करने के लिए हमने यूज किया आई। ये जो दैट है ये सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट को रेफर करना होगा तो आई लिखोगे मी। इट इज मी हु कैन हेल्प यू। ये सब पता है छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा प्रोनाउन का वर्ब का कॉन्सेप्ट है। जब वर्ब पढ़ेंगे लिंकिंग और प्रोनाउन तो उसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। उससे पहले जो डिस्कस कर रहे थे वो एडवर्ब के थे। इट इज मी हु कैन हेल्प यू, ये मी किसको रेफर करने के लिए? हु को। हु सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है? सब्जेक्ट है। तो खैर सिलेबस हम लोग अपना फॉर्मली कल से स्टार्ट करेंगे। आज की एक डेमो क्लास बस हम लोगों के लिए मौका थी एक दूसरे को जानने का। बाकी कल मिलते हैं, सभी को आज के लिए बाय।